आप लोग ये कोफिशिएंट फाइंड किए होंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 ये 5 2 बड़ा वेक्टर, 1 0 0 साइज 0 कैट वेक्टर 1 by 5 3 0 4। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट्स के प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी एक्सक्लूड हो गए। कोफिशिएंट C3 दैट इज 1 by √2 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 5 3 0 4। ओनली लास्ट एलिमेंट्स के प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 by 5 √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया एंड 2 √2 by 5। तो आपको ये C1 C2 C3 जो अननोन थे इस सुपरपोजिशन में वो नोन हो गए। यहाँ पे प्लेस करेंगे देन कैट ऑफ साइज 0 आपको 5 1 5 2 5 3 के नोन सुपरपोजिशन फॉर्म में आपको एक्सपेंड हो जाएगा। देन कैट ऑफ साइज 0 इज इक्वल टू माइनस 2 √2 by 5 कैट ऑफ 5 1 प्लस 3 by 5 कैट ऑफ 5 2 प्लस 2 √2 by 5 कैट ऑफ 5 3। अब आपको ये स्टेट फॉर्म आपको गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में आपको पॉसिबल आउटकम पूछा है, पॉसिबल आउटकम ऑफ मेजरमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो आउटकम तो जैसे आपने हैमिल्टनियन को डायगोनलाइज किया था, आइगन वैल्यूज आपको फाइंड हुआ था, दैट टाइम पे आपको कंफर्म हो गया कि पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे। बट कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये कोफिशिएंट्स नोन होने चाहिए थे। एनर्जी आइगन फंक्शन के कोफिशिएंट्स इस स्टेट के लिए आपको नोन होने चाहिए थे। द पॉसिबल आउटकम एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू थी -5 और -5 मिलेगा इस 5 1 के लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी P1 इसके कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर करेंगे और ये मॉड स्क्वायर किया तो 8 by 25। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 3, ये एनर्जी 3 बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इस कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर दैट इज 9 by 25 एंड थर्ड रिजल्ट +5 एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय P3 इस कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर 5 3 के कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर दैट इज ऑल 8 by 25 है। और these 3 प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट नॉर्मलाइज स्टेट के लिए आपने रिजल्ट फाइंड किया है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको पॉसिबल आउटकम और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना था। तो थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट यहाँ पे यूज हुए, पॉसिबल आउटकम के लिए थर्ड पोस्टुलेट और फोर्थ पोस्टुलेट प्रोबेबिलिटी के लिए। सेकंड पार्ट में आपको लेटर टाइम टी पे स्टेट फाइंड करना है, और लेटर टाइम टी पे स्टेट फाइंड करने के लिए आपको t इक्वल टू 0 पे जो स्टेट है इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ मेजरिंग ऑपरेटर, उस पर आप टाइम रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल -i(h) t by h क्रॉस ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ साइज 0। दीज इंटीजर टर्म पे आप ऑपरेट करेंगे। तो -2 √2 by 5 ये कोफिशिएंट एज सच, और इस स्टेट के लिए 5 1 के लिए आपको एनर्जी फॉर्म पता है दैट इज -5। तो हैमिल्टनियन के प्लेस पे आप ये एनर्जी फॉर्म प्लेस करेंगे। तो -i(h) और h के प्लेस पे जैसे ही आपने -5 रिप्लेस किया तो +5 t by h क्रॉस हो गया, स्टेट 5 1 एज सच, प्लस 3 by 5 एज सच, एक्सपोनेंशियल -i(h) t by h क्रॉस ऑपरेटेड ओवर 5 2। इस हैमिल्टनियन के प्लेस पे 5 2 की एनर्जी दैट इज +3 ये रिप्लेस करेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंशियल -i3 t by h क्रॉस बनेगा, और +2 √2 by 5 एक्सपोनेंशियल -i(h) t by h क्रॉस, फिर से 5 3 के लिए आप एनर्जी +5 रिप्लेस करेंगे तो ये एक्सपोनेंट बनेगा एक्सपोनेंशियल -i5 t by h क्रॉस 5 3। तो ऑप्शन या जब भी एग्जाम में आपसे स्टेट लेटर टाइम पे पूछा होगा लाइक दिस प्रॉब्लम के लिए, तो ये फॉर्म हो सकता है वहाँ पे, बट आपको 5 1 5 2 5 3 मैट्रिक्स फॉर्म में भी नोन है, तो हो सकता है कि वहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म भी बनाया हुआ हो। तो -2 √2 by 5 एक्सपोनेंशियल i5 t by h क्रॉस। देखो प्रॉब्लम तो इसी स्टेप पे कंप्लीट हो गया था, बट ऑप्शन में किस पार्ट पे पूछा है वो उसके लिए सम स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा फॉलो करने हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 1 का मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे दैट इज 1 by √2 0 1 -1। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ऑप्शंस होंगे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 1 5 2 5 3 जो एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं उनका आप मैट्रिक्स फॉर्म रिप्लेस करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 by 5 सभी में है, ये आप कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ इस पार्ट के लिए नॉन जीरो है, बाकी सभी के लिए 0 है, तो ये 3 एक्सपोनेंशियल -i3 t by h क्रॉस। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो
इस पार्ट के लिए नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे नॉन जीरो। और ये आप जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे आपको कोफिशिएंट का साइन भी चेक करना है। ये √2 एडजस्ट हो गया और ये -2 इस पार्ट के लिए और यहाँ पे +2 बनेगा। तो -2 एक्सपोनेंशियल I5t/h प्लस 2 एक्सपोनेंशियल -I5t/h बनेगा सेकंड एलिमेंट। और ये थर्ड एलिमेंट यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एक्सपोनेंशियल I5t/h प्लस 2 एक्सपोनेंशियल I5t/h, ये फॉर्म बनेंगे। अब इसी को फिर से आप लाइक इस फॉर्म में भी एडजस्ट कर सकते हैं, 3 एक्सपोनेंशियल I3t/h SH। अगर आप यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो ये एक्सपोनेंशियल I थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस I थीटा फॉर्म बनेगा। और इस पार्ट को आप I से मल्टीप्लाई किया और I से डिवाइड किया तो साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस पार्ट से आपने 2 कॉमन लिया तो उसको कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस फॉर्म पे ऑप्शन कंपेयर कराया हुआ हो। इस फॉर्म फर्स्ट टर्म में आयोटा के साथ माइनस नहीं आएगा क्या? ये किसमें? फर्स्ट एलिमेंट में। कहां पे पूछा है? सर 3e⁻I 3t/h है ना ये? हां ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। और यहां पे भी ये देखिए, ये जब साइन में एडजस्ट करेंगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा। सॉरी ये थर्ड एलिमेंट में 4 बनेगा ना। ये पार्ट को -2 कॉमन ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया, ये 4 बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे बोलते हैं। सर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा भी आएगी थर्ड एलिमेंट जो आपने लिखा है cos के लिए, थर्ड एलिमेंट लास्ट में बिल्कुल माइनस। सर ठीक है, तो ये पार्ट आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। किसी भी स्टेप पे ऑप्शन इस स्टेप पे हो सकता है या इस स्टेप पे हो सकता है। और वहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये स्टेट की वैल्यू पूछा जाएगा, तो ये टाइम वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस करके ये नॉन एलिमेंट्स आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पे यहाँ पे स्टेप ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में आपको एक्सपेक्टेशन पूछा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एट टाइम t = 0 और लेटर टाइम t। अब आप चेक करिए, आपने एक्सपेक्टेशंस के सम प्रॉब्लम्स ब्रेक से पहले सॉल्व किए हैं। अगर आपको t = 0 पे ये स्टेट दिया होता तो एक्सपेक्टेशन आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2 डिफरेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं। t = 0 के लिए एक्सपेक्टेशन अगर आपको फाइंड करना है तो t = 0 पे जो स्टेट दिया है उसके सुपरपोजिंग टर्म्स में एनर्जी की आइगन फंक्शन है, तो आप प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट, ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। और आपने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है और आइगन वैल्यूज आपने फाइंड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 8/25 और आइगन वैल्यू -1, नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 9/25 आइगन वैल्यू 3 और लास्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 8/25 आइगन वैल्यू 5। तो प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू से आप ये जब कंपेयर ऐड करेंगे तो ये आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये लास्ट और फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गए, ओनली ये सेकंड टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज 27/25। बट आपको ये फॉर्म फाइंड करने के लिए देखो, प्रॉब्लम में अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है या आपको टाइम रिलेशन कैलकुलेट करना है तो रिक्वायर्ड होगा कि आप इस आइगन फंक्शन के टर्म्स में, एनर्जी आइगन फंक्शन के टर्म्स में इस गिवन स्टेट को एक्सपेंड करें। जब तक आप एक्सपेंड नहीं करेंगे आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड नहीं होंगी। सेकंड पार्ट में किस स्टेट के लिए क्या कंडीशन है वो आपको नहीं पता चलेगा। बट अगर आपको ओनली थर्ड पार्ट पूछा होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे प्रॉब्लम होता, तो आपकी चॉइस है चाहे इस स्टेप तक चले जाएं, ठीक है। बट इस स्टेप तक जाने में आपको ये, तो मैंने पहले आपको ये कैलकुलेट कराए हुए थे इसलिए यूज कर लिया, बट इनको कैलकुलेट करने में ही आपको मोर टाइम चला जाएगा। तो प्रॉब्लम में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे आप उसको लेस टाइम में करेक्टली सॉल्व कर पाए। तो मैं फिर आपको एक सेकंड मेथड सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे t = 0 के लिए ही, जो आप डार्क नोटेशन के लिए, ये फर्स्ट मेथड था और यहाँ पे सेकंड मेथड t = 0 पे अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करना है तो रिकॉल करेंगे, ये आपको एक्सपेक्टेशन के लिए ब्रैकेट डिफाइन किया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है क्योंकि ψt0 नॉर्मलाइज फॉर्म आपने फाइंड किया हुआ है। अगर वो एसएस फॉर्म जो पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है वो नॉर्मलाइज नहीं है, अगर वो फॉर्म यूज करेंगे तो ब्रैकेट वैल्यू को आप डिवाइड करके चलेंगे। तो यहाँ से ये पार्ट आपको गिवन था, इसका ब्रैकेट आपने फाइंड कर लिया और हैमिल्टनियन का मैट्रिक्स पता है। अब मैं नॉर्मलाइज फॉर्म ले रहा हूँ ψt0 के लिए, दैट इज 1/5। जब ये नॉर्मलाइज फॉर्म लेंगे तो डिनोमिनेटर वैल्यू 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट वैल्यू 1 हो जाएगा। हैमिल्टनियन आपको प्रॉब्लम में डिफाइन था 300,050 और इसका ब्रैकेट, इस स्टेट का ब्रैकेट रो मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज 1/5 304। अब ये 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर लीजिए, आपको सेम रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन होंगे, ये मैट्रिक्स डायरेक्ट नॉट हो जाएगा और 3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको ये आइगन फंक्शन पहले फाइंड करने पड़ेंगे, फिर इस एक्सपेंशन को करने के लिए आपको कोफिशिएंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तब इस स्टेप पे जाना पड़ेगा। इस स्टेप तक जाने के लिए आपको मोर टाइम लगा, बट इस स्टेप के आगे आपको अगर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना होता तो वो इजी है, बट इस स्टेप तक मोर टाइम लग रहा है, तो वो एक्सक्लूड करने के लिए मैंने आपको सेकंड मेथड सजेस्ट कर दिया कि इससे आप इजीली एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये आप फाइंड कर लीजिए, फिर से आपको 27/25। अब बोथ मेथड से t टाइम पे आप एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, तो लेटर टाइम t पे आप चेक करिए, अब की बार ये एक्सपेंशन आपको रिक्वायर्ड होगा t टाइम के लिए। तो ये कोफिशिएंट्स, इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स का जब हम मॉड स्क्वायर करेंगे
तो एनर्जी आइगन फंक्शन के लिए अगर आप ये प्रोबेबिलिटी को चेक करें तो प्रोबेबिलिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है, और प्रोबेबिलिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है तो फिर से एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे सेम बनेगा। मैं एक स्टेप आपको यहाँ पे ये इंक्रीज कर दे रहा हूँ, इससे आगे आपको ये हिंट रहे कि टी टाइम के लिए आपको प्रोबेबिलिटी टी टाइम का यूज करना है, बट वो प्रोबेबिलिटी टी इक्वल टू 0 से मैच करता है। -2√2/5 एक्सपोनेंशियल प्लस 5i/t/h क्रॉस 5 इस टर्म का मॉड स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी है टी टाइम पे, और इसकी आइगन वैल्यू है -5। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी है 3/5 एक्सपोनेंशियल i-3t/h क्रॉस मॉड स्क्वायर, आइगन वैल्यू है 3। और नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 2√2/5 एक्सपोनेंशियल -i/5t/h क्रॉस मॉड स्क्वायर, और आइगन वैल्यू है 5। तो टी टाइम वाली प्रोबेबिलिटी साई टी के कोफिशिएंट से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और जब ये मॉड स्क्वायर करेंगे तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी आप चेक करिए फिर से जो t इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी था उससे मैच करेगा। तो ये डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे। तो ये 27/25 फिर से बना। अगर एनर्जी के एक्सपेक्टेशन के लिए आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है, अब सेकंड मेथड में आप ये मैट्रिक्स, अब की बार ये मैट्रिक्स यूज कर सकते थे, साई टी इसका वेक्टर और 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके भी आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक स्टेट दिया है जिसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं एनर्जी के आइगन फंक्शन में, तो वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं, और ये टर्म आगे इस स्टेप को अप्लाई करके t इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है ये से भी फाइंड कर सकते थे एनर्जी पार्ट के लिए। इससे आपको पहले ही आपको कंफर्म कराया है कि वैल्यू 27/25 है। तो आगे कहीं आपको t इक्वल टू 0 पे स्टेट दिया हो मैट्रिक्स फॉर्म में, हैमिल्टोनियन दिया हो, और आपसे टी टाइम पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछा हो, तो t इक्वल टू 0 के लिए जो स्टेट है उसी से आप ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके लेस टाइम में आप एक्सपेक्टेशन एनर्जी का फाइंड कर सकते हैं। मैं ऑल ऑपरेटर के लिए नहीं कह रहा हूँ ये टर्म, ये जो एक्सप्रेशन मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा, वो यहाँ पे एनर्जी के लिए कंफर्म है। बाकी और ऑपरेटर के लिए वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आइगन फंक्शन से आप ऑपरेटर ये गिवन स्टेट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए वो श्योरली, क्योंकि जो फॉर्म है 5 1 5 2 5 3 वो एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं, इसलिए आपको ये एनर्जी के लिए कंसेप्ट रखते हैं, ये एक्सप्रेशन रखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में 3 पार्ट थे, मैट्रिक्स दिया था, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपको हिंट होगा। ये एग्जाम्पल का रेफरेंस लेंगे तो इसी प्रॉब्लम में पार्ट तो 3 है, बट ये मान लीजिए जो एग्जाम के लिए प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, मोर देन 5 और 6 डिफरेंट प्रॉब्लम के स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। जो अब तक सिलेबस हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का, एक बार अपने को अनम्यूट करके बताएंगे, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। तो आप लोग पूछते हैं तो मुझे कई बार डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको समझ में ना आ रहा हो, बहुत बेसिक डाउट पूछने लगते हैं। सर अभी आगे कितना सिलेबस बाकी है? उनका सबसे अलग क्वेश्चन होता है। अभी तो ट्रेलर है। अभी तो ट्रेलर है। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े आप लोग? आप कुमार अभिषेक, 2 अभिषेक हैं शायद यहाँ पे। सर जामिया मिलिया से। आप सबसे अलग ही डाउट पूछते हैं, ठीक है, और सबसे अलग क्वेश्चन पूछा है। मैंने पूछा कि आपको समझ में आता है तो आप पूछे सिलेबस कितना बचा। डर लग रहा है सर इनको सिलेबस देख के। सभी से ऐसा पूछते हैं या मेरे टॉपिक पे ही ऐसा पूछते हैं? यही है सर। नहीं सर ऐसा नहीं है। कि मान लीजिए 1/4 सिलेबस हुआ है अभी, सर जो कुछ टॉपिक होते हैं हार्ड होते हैं उनको थोड़ा स्लो करा दिया करिए, मतलब अभी तो बेसिक पार्ट चला, टॉपिक तो ये मान लीजिए इनके एप्लीकेशन आ गया है। अभी तो ट्रेलर है। अच्छा कोई टॉपिक बताइए, कोई पूजा शांत, बाकी शांत हो जाइए। पूजा कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो अब आपको फास्ट लगा हो शुरुआत से लेकर अब तक। सर वो जो पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे ना, हाँ जी, वो थोड़े बहुत फास्ट थे, मतलब फास्ट थे। रिकॉर्डेड देखा जब समझ आया था पूरा, वापस डबल वाला। 5 पोस्टुलेट की स्टेटमेंट किसी बुक में आपको शायद पढ़ने में 15 मिनट लगेंगे। नहीं सर, स्टेटमेंट्स नहीं जो आपने समझाई थी जी, जो मैंने समझाया हूँ, कोई और टीचर अगर पढ़ाएगा तो उनको 1 आवर में कंप्लीट कर देगा, मैंने 3 आवर में कंप्लीट किए। पहले तो कभी समझ नहीं आया, हमारे तो टीचर ही हमको बोलते थे कि पढ़ के आ जाओ, फिर हम प्रॉब्लम पूछ लेना, इसलिए कभी समझ नहीं आया। अच्छा, आपको स्पीड का प्रॉब्लम लगा पोस्टुलेट में, अब जब अप्लाई कर रहे हैं तब भी डाउट है कोई? नहीं सर, आप प्रॉब्लम्स जब करवा रहे हैं तब समझ आ रहे हैं। हाँ, तो बस वो स्टेटमेंट को एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है वो हाफ आवर में साथ रिवाइज हो जाना चाहिए पोस्टुलेट, ठीक है। उन्हीं को जब आप, हो सकता है वहाँ पे कोई डाउट रहा हो, तो जब प्रॉब्लम करते जाएंगे तो उनका मीनिंग, उनका उन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको आगे इन प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको समझ में आता रहेगा। यस सर। और किसी को कोई और प्रॉब्लम फेस हुआ हो? समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन बाइंड अप का दिक्कत आ रहा है, रिवीजन वगैरह नहीं हो रहा है। हाँ सर, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। 8 बजे तक क्लास हो जाता है, 8:30 तक, उसके बाद और पेशेंस नहीं रहता। ये तो आप ही इंडिविजुअली ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। देखो, अगर आप लोग ये सोचते हो कि लेक्चर्स ज़्यादा टाइम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके या तो आपको सिलेबस से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या हो सकता है कि जैसे एग्जाम के पास जाएंगे फिर आपको और भी ज़्यादा आवर्स पर डे पढ़ना पड़ेगा। दोनों केस में आप ही का लॉस है। सर अब तो ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट को पिक एंड चूज कर रहे हैं जी, अब तो सब्जेक्ट्स में पिक एंड चूज हो रहा है, इतना वो हो गया सर। देखो आप, मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन आप सबके लिए, मैं एज ए मतलब अब ये मान लीजिए कोचिंग की बात नहीं कर रहा, एक बार जब आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो कम से कम एक बार होल सिलेबस को कवर कर लीजिए,
फिर आप जब खुद से पढ़ना हो तब आप ये डिसाइड करिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्यों? अगर देखो मैं एज ए कोचिंग की बात करूँ तो मैं कोचिंग के अगेंस्ट बोल रहा हूँ ये बात, बट एज ए ह्यूमन नेचर और एज ए टीचर मैं आपको इस बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई टॉपिक अब छोड़ देंगे तो उसको या तो खुद से पढ़ना पड़ेगा या आपको कोचिंग रिपीट करना पड़ेगा। बताइए फैक्ट है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। बीच में कोई अलग बुक भी पढ़े क्या नहीं पढ़े अभी? अलग बुक मतलब जैसे पढ़ने के लिए क्वांटम पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अब टॉपिक की बात कर रहे हैं या एक जैसे जो टॉपिक चल रहे हैं उनमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए टीचर के अलावा कोई बुक की बात कर रहे हैं? टाइम ही नहीं मिलता सर। जैसे एक बोलिए नहीं तो सुपर क्वेश्चन की बात पता चलेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। बोलिए। जैसे क्वांटम का टॉपिक चल रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, मैथ्स का चल रहा है, तो हम बुक प्रेफर करें या नोट्स को ही करें बस? कैसे मैंने शायद स्टार्टिंग में ही बोला होगा, कल भी बोला था, सर कोई पूछ रहे थे कल, मुझे नाम याद नहीं। मैंने ये बोला कि मैं 4 एग्जाम्स जिनको रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे मैं कोचिंग के क्वेश्चंस कराता हूँ, जो आपके असाइनमेंट में 4 एग्जाम के क्वेश्चन है, गेट पेपर, नेट पेपर, टीआईएफआर और जेएस। हो सकता है आपके जो सभी मतलब इस ग्रुप में कैंडिडेट हैं सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकते हैं कि किसी को गेट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी को नेट और गेट की ज्यादा है, किसी को टीआईएफआर का एग्जाम देना है, किसी को जेएस का। मैं सभी की कंबाइन की मैं बात करूँ तो जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नोट कर देता हूँ थ्योरी पार्ट में, उन्हीं को मैं प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करता हूँ। तो उन पॉइंट से इन 4 एग्जाम का ये मान लीजिए मोर देन 90% क्वेश्चन, ठीक है, उसी से एक्सप्लेन हो जाए और 100% तक अप्रोच होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपसे पहले किसी क्वेश्चन पे कोई टॉपिक को कोई क्वेश्चन ना पूछा हो सकता है आपको वो फिर न्यू लगे, मगर जो पॉइंट्स मैंने बताए उनसे वो तब भी फिर एक्सप्लेन हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको कहीं और अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए कि मैं ये बुक पढ़नी है वो पढ़नी चाहिए। 4-5 मंथ आप फेथ रखिए जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आने वाले एग्जाम में आपके नोटबुक से क्वेश्चन एक्सप्लेन ना हो तब आप बुक को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी से बुक पढ़ेंगे तो इतना कम टाइम तो आप लोगों को अब लग रहा है, बुक पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने में एक ही बुक कवर कर पाओ, एक ही टॉपिक कवर कर पाओ। कैसे करें वो भी बता दो थोड़ा, मतलब सर रिवीजन कैसे करें, मतलब कम टाइम में, जैसे इसके बाद तो टाइम ही नहीं बचता क्लास के बाद। आप लोग रिवाइज क्या करते हैं पहले ये बताइए। तो जैसे आपने जो अभी जितना भी आज कराया है, मैं एक सजेशन ओवरऑल में एक सजेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2007 से पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत सारे फैक्टर्स का पता है कि कहाँ मिस्टेक होती है कहाँ पे नहीं। खुद रियलाइज करना, ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला होगा कि हम लोग रिवीजन के टाइम पे ये सेपरेट नहीं कर पाते, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे नोट्स बुक बनाते गए हम उसको उसी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक उस पर जो भी लिखा है, प्रॉब्लम लिखा है, थ्योरी पार्ट लिखा है, कोई फॉर्मूला लिखा है, सबको रिवाइज करते चले जाते हैं। यही तो करते हैं जाते कैंडिडेट। और हमारा माइंड उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि क्या हमें आता है क्या नहीं आता है, वो सब मिक्स हो जाता है। और रिवीजन के बाद कभी आप ये कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आपको क्या आता था उस टॉपिक में? नो सर, नहीं सर। ये फैक्ट है। 90% यही रिवीजन का तरीका होता है 90% कैंडिडेट का, जो गलत है। पहले तो आप ये सेपरेट करिए ना कि आपको आता क्या है। तो कभी जैसे आपने अब तक जो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया पोस्टग्रेड तक स्टार्टिंग से ले, किसी दिन आपको ऑफ मिले, आप मॉर्निंग में बैठना एक आपका ब्लैंक रजिस्टर लेके, ठीक है, रफ रजिस्टर लेके, पेन से वो पॉइंट लिखना जो आपको आते हैं, क्वेश्चंस नहीं, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, डेरिवेशन नहीं, वो पॉइंट्स लिख लेना एक बार कि क्या आपको आता है। अब उनको अगर किसी पर डाउट लगे तो उनको क्रॉस चेक कर लेना कि वो आपने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अब जब ये कंफर्म हो गया कि ये पॉइंट्स आपको आते हैं तो बाकी पे रिवाइज करना। आप लोग प्रॉब्लम को भी रिवाइज करते हैं नहीं? हाँ सर, करते हैं। तो आप ये बताइए कितना फास्ट आप रिवाइज कर लें। एक टाइम के बाद आप टाइम को डिक्रीज नहीं कर सकते। आपको जितना टाइम नोट्स बनाने में लगा था, एक बार जितना उसको पढ़ने में लगेगा, हमेशा उतना ही टाइम लगेगा पढ़ने में। यस सर। इसीलिए आप लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का करेक्ट वे नहीं पता। तो आप लोगों को अब तो पता चल गया कि पहले आप, क्योंकि फिजिक्स है, आप इसको ऐसे नहीं पता कर सकते कि आपको क्या आता है, तो इसलिए पहले लिख के देखें कि क्या पॉइंट्स आते थे। मुझे लगता है कि शायद आप अगर रिवाइज बिना रिवीजन के नोट करने की बात करेंगे तो 1 आवर सफिशिएंट होगा, जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक का सिलेबस बताया उसको कंफर्म करने के लिए कि आपको आता है। 1 आवर में वो पॉइंट नोट हो जाएंगे। 1 आवर ना मान लीजिए 2 आवर्स में मान लीजिए किसी का स्पीड स्लो हो, और बाकी टाइम आपको रिवाइज करने में लगाना। मैं आपको ये बोल रहा था कि साथ के साथ आपको ब्रीफ नोट्स बनाने हैं। बना रहे हैं आप लोग? नहीं, यस सर, बना रहे हैं। आपको उसका बेनिफिट पता चलेगा एग्जाम से 1 वीक बिफोर। अगर नहीं बना रहे हैं तो उनको ये भी पता चल जाएगा जिन्होंने नहीं बनाया कि उन्होंने मेरे पास ना तो क्या, ठीक है। तो कोशिश ये करिए जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसको एक बार ट्राई करने के लिए स्टेप फॉलो करें, फिर आप कंपेयर करें कि आपको क्या बेनिफिशियल है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बोलने के लिए तो कई घंटे चाहिए ऐसे लगातार बोल सकते हैं। उनसे आप लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं वो आपको। थैंक यू सर। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। पेज नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 14। Page number 17, problem number 14. Let the normalized eigenstates of the Hamiltonian H is equal to 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 2. Let psi 1 and psi 2 and psi let the normalized eigenstate of the Hamiltonian H be ket of psi 1, psi 2 and psi 3. The expectation value H
एंड वेरिएंस ऑफ एच इन द स्टेट। आपको 2 वैल्यूज के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एच के लिए जो भी आपको डिस्कस हो गया, और ये थोड़ा रिकॉल करेंगे जब आपको फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेशन डिस्कस किया है, अनसर्टेनिटी पार्ट डिस्कस किया है, उसी टाइम पे मैंने वेरिएंस भी आपको डिस्कस किया है। तो वेरिएंस के लिए आपको कैसे फॉलो करना है ये हिंट रहेगा। आपको अनसर्टेनिटी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है वेरिएंस के लिए। तो पहले आपको जो गिवन स्टेट है 1/√3 कैट ऑफ साई 1 प्लस कैट ऑफ साई 2, टोटल से आउटर में है 1/√3 माइनस आई कैट ऑफ साई 3। आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एच फाइंड करना है, और ये इंडिविजुअल स्टेट्स हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स हैं। अब आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए इस हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से पता चल गया, और प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू पार्ट से आप एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, तो आपको आइगन वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो गिवन हैमिल्टोनियन को बहुत जल्दी से आप डायगोनलाइज करिए और आइगन वैल्यूज बताइए। 1 2 3 एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने उसको अरेंज कर दिया। को क्वेश्चन में डाउट है कि आपको ये कंफर्म नहीं किया क्वेश्चन में, ये साई 1 ग्राउंड स्टेट का आइगन फंक्शन है, साई 2 फर्स्ट एक्साइज स्टेट का है, और साई 3 सेकंड एक्साइज स्टेट का, या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट का है। बट इस एनर्जी के नोटेशन से क्योंकि नंबरिंग इंक्रीज हो रहा है, तो हाई एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ये रेफरेंस लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेट यहाँ पे चेक करें, ऑल स्टेट्स के कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर मैच करता है, और जब मैच करेगा तो इक्वली प्रोबेबल स्टेट्स हो गई। 3 स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगा, चाहे आप मॉड स्क्वायर से फाइंड कर लीजिए। तो 1/3 आइगन वैल्यू 1, नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 1/3 आइगन वैल्यू 2, नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 1/3 आइगन वैल्यू 3। अब ये ऐड कर दीजिए, तो 6/3 दैट इज 2। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको अभी एच स्क्वायर एक्सपेक्टेशन और चाहिए, फिर आप वेरिएंस के एक्सप्रेशन में आप ये वैल्यूज को प्लेस करेंगे। एच स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन के लिए प्रोबेबिलिटी टर्म सेम होगा, आइगन वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब की बार स्क्वायर की आइगन वैल्यूज आपको प्लेस करनी पड़ेगी। 1/3 1 का स्क्वायर 1, 1/3 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1/3 3 का स्क्वायर 9, और जब ये ऐड करेंगे तो 14/3 बनेगा। और वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको मीन स्क्वायर डेविएशन फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, 14/3 माइनस 2, 14 माइनस 6 सॉरी स्क्वायर होगा, ये 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, ये टर्म बन गया 14/3 माइनस 4, तो 14 माइनस 12 दैट इज 2/3। अभी ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एच के लिए और सेकंड रिजल्ट वेरिएंस के लिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एच आया था 2 और वेरिएंस आया 2/3, उससे थर्ड ऑप्शन में मैच करता है। ये बोथ रिजल्ट थर्ड ऑप्शन में मैच करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 26। पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 26। कंप्लीट हुआ? मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर करिए। द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर ए 2 लेवल क्वांटम सिस्टम इज H इज इक्वल टू E1 0 0 E2। गिवन हैमिल्टोनियन डायगोनल फॉर्म में है, और डायगोनल फॉर्म के लिए आप आइगन फंक्शंस फॉर्म डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 आइगन फंक्शंस आएंगे। अगर आइगन वैल्यू E1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन फंक्शन नोट करना है, दैट इज phi 1, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि 1 0 फॉर्म बनेगा E1 के लिए, और E2 के लिए फॉर्म बनेगा phi 2 दैट इज 0 1। ये आपको डायगोनल
फॉर्म के लिए डायरेक्ट नोट करना बताया था। जिस आइगन वैल्यू के लिए आप चेक कर रहे हैं वो डायगोनल के किस नंबर पे है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग जीरो। ये नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन फॉर्म आपको नोट होगा। इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट t is equal to 0 is given by cat of psi 0 that equals to 1 by root 2 1 1, then mod square of the bracket psi 0 psi t। तो हमें psi t फाइंड करना है और psi t हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये एनर्जी के आइगन फंक्शन में स्टेट एक्सपेंड हो जाए। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए c1 phi 1 और c2 phi 2 ये आइगन फंक्शन फॉर्म नोट करेंगे। यहाँ पे टाइम रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करके आप psi t फाइंड कर सकते थे। तो ये c1 1 0 और c2 0 1। अगर ये सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो है तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कोफिशिएंट बन जाएंगे। ये c1 और ये टर्म सेकंड एलिमेंट बनेगा c2, इसको ऐड किया तो ये फॉर्म बन गया c1 c2। तो यहाँ से आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पता चल गए कि c1 और c2 क्या बनेंगे। तो ये 1/√2 phi 1 और 1/√2 phi 2। अब आप psi t फाइंड कर सकते हैं। 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस i e1 t by h क्रॉस cat of phi 1 प्लस 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस i e2 t by h क्रॉस cat of phi 2। ये आपको psi t फाइंड हो गया। अब psi t और psi 0 का ब्रैकेट फाइंड करना है। तो psi 0 का वेक्टर और psi t कैट वेक्टर है। psi 0 psi t ब्रैकेट, तो 1/√2 वेक्टर ऑफ phi 1 1/√2 वेक्टर ऑफ phi 2 और इसको आप 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस i e1 t by h क्रॉस cat of phi 1 प्लस 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस i e2 t by h क्रॉस phi 2। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट में प्रोडक्ट किया, एक्सपोनेंशियल माइनस i e1 t by h क्रॉस और 1/√2 1/√2 1/2 phi 1 ब्रैकेट 1 एक्सपोनेंशियल माइनस i e2 t by h क्रॉस phi 2 ब्रैकेट 1 1/√2 1/2 1/2 हो गया, वो आउटर में कॉमन आ गया और phi 1 phi 2 phi 1 ब्रैकेट 0 हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी आइगन फंक्शन से ऑर्थोगोनलिटी शो करेंगे। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है इनका मॉड स्क्वायर psi 0 psi t मॉड स्क्वायर, और मॉड स्क्वायर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस i e1 t by h क्रॉस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस i e2 t by h क्रॉस में इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में साइन चेंज होगा एक्सपोनेंट में, बाकी पार्ट ऐसे रहेंगे। ओनली i को माइनस i करना है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो 1/4 फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट 1, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में प्रोडक्ट 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल i e2 माइनस e1 t by h क्रॉस। चाहे तो इसी पार्ट पे आप डायरेक्ट इसको फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर सकते थे या आप यहाँ पे लास्ट में आप एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करें। जब ये टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये टर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस i e2 माइनस e1 t by h क्रॉस। अब ये ट्वाइस हो गया 1/4 और ये लास्ट टू एक्सपोनेंशियल टर्म को आप नोट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस e2 माइनस e1 या e1 माइनस e2। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये, क्योंकि ऑप्शन में e1 माइनस e2 फॉर्म बनाया है, तो आपको मैं ये टर्म को चेंज कर रहा हूँ, ये टर्म माइनस e1 और माइनस e2, अब ये टर्म प्लस e1 e2। ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म को मैंने नोट कर दिया। ये टर्म बनेगा कॉस e1 माइनस e2 और कॉस में माइनस थीटा भी आप कर दे तो लास्ट में भी इसका साइन आप एडजस्ट कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस e1 माइनस e2 t by h क्रॉस और ये 1/2 1 प्लस कॉस e1 माइनस e2 t by h क्रॉस बाई 2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो कैसे फाइंड करना है वो आपको मैंने यहाँ पे इन कर दिया। जो पार्ट पूछा है उसके लिए पहले स्टेप फॉलो करिए, ब्रैकेट के लिए फिर मॉड स्क्वायर के लिए। psi t फाइंड करने के लिए चाहे मैट्रिक्स फॉर्म में आपको स्टेट दिया हो चाहे जैसे आपको दिया हो, एनर्जी आइगन फंक्शन में एक्सपेंशन आपको करना पड़ेगा तभी आप psi t फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल टाइम से लेटर टाइम पर स्टेट तभी आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको टाइम रिलेशन ऑपरेटर में हैमिल्टन ऑपरेटर का एक्शन चाहिए, वो आप एनर्जी आइगन फंक्शन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 25। पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 25।
कंप्लीट हो गया होगा. Let ket of psi 1 that is 1 0 and ket of psi 2 0 1 represents two possible states of a two-level quantum system. The state obtained by the incurrent superposition of psi 1 and psi 2 is given by a density matrix that is defined as C1 psi 2 psi 1 plus C2 psi 2 psi 2. आपको ये फॉर्म ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना बताया था. अगर इसका मैट्रिक्स फॉर्म चेक करें तो आपको ये कंफर्म हो गया, ये 2x2 मैट्रिक्स बनेगा. और ये यहाँ पे 1 1 टर्म नहीं है, 1 2 टर्म नहीं है, 2 1 है, तो ये C1 बनेगा और 2 2 है, ये C2 बनेगा. और C1 C2 का वैल्यू आपको प्रॉब्लम में डिफाइन किया हुआ है 0.4 0.6. द मैट्रिक्स एलिमेंट रो 2 2 इज दिस टर्म, रो 1 1 रो 1 2 रो 2 1 रो 2 2. तो रो 2 2 आपको इसी से पता चल गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट नोट करना बताया आपको. 2 2 पार्ट यहाँ पे है, दैट इज C2 दैट इज 0.6. जैसे स्टेटमेंट पढ़ते आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, इसी फॉर्म से आपको कंफर्म हो जाता है कि रो 2 2 एलिमेंट C2 बनेगा दैट इज 0.6. पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 24. स्टेटमेंट रीड करिए और समस्या सोल्व करिए. पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 24. A two-state quantum system has energy eigenvalues plus minus epsilon corresponding to the normalized eigenstate psi plus minus ket vector. तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट नोटेशन आपको दिया हुआ है. अपर साइन आप प्लस और लोअर साइन माइनस, बोथ स्टेट मैंने कंबाइंड भी नोट कर दिया है यहाँ पे. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द सिस्टम इज इन द क्वांटम स्टेट. सपोज ये नोटेशन को मैंने साई 0 ले लिया कैट वेक्टर फॉर्म में, और ये आपको दिया है 1/√2 कैट ऑफ साई प्लस प्लस कैट ऑफ साई माइनस. ये t इक्वल टू 0 पे सेट किया. द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम टाइम in the same state at time t is equal to h/6 epsilon. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको स्टेट t टाइम पे पता होना चाहिए. तो आपको टाइम रिलेशन ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. फिर आप लास्ट में टाइम की वैल्यू प्लेस करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में h/6 एप्सिलॉन दिया है. तो पहले रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे साई t की वैल्यू, और साई t वैल्यू एक्सपोनेंशियल साई प्लस पे ऑपरेट करेंगे तो एनर्जी बनेगा प्लस एप्सिलॉन, एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस साई प्लस, और साई माइनस ऑपरेट करेंगे तो एनर्जी माइनस होने से एक्सपोनेंट प्लस हो गया प्लस एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस साई माइनस. दिस इज द स्टेट एट टाइम t. अब थोड़ा रिकॉल करें लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पोस्टलेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का स्टेप सजेस्ट किया था कि जिस स्टेट में मेजर कर रहे हैं वो लेफ्ट में है, और राइट में आपको जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उस स्टेट के कोफिशिएंट को आपको फाइंड करना पड़ेगा. और कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए उस स्टेट के बड़ा वेक्टर से ब्रैकेट फाइंड करिए, और ये स्टेट नॉर्मलाइज है उसका मॉड स्क्वायर करके आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. ये लास्ट लेक्चर में आपको प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में स्टेप सजेस्ट किया था. अब यही स्टेप आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है. बहुत इजी वे में चेक करिए, जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो लेफ्ट में है, और जिस स्टेट में सॉरी जिस टाइम पे फाइंड कर रहे थे, जिसमें मेजर कर रहे हैं इसमें मेजर कर रहे थे, और जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो राइट में है. और इस एक्सप्रेशन पे जाइए, जिस स्टेट में लास्ट में फाइंड किया पार्ट सिस्टम को, जिस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन nth स्टेट, उसका ब्रैकेट वेक्टर, और जिस स्टेट में मेजर कर रहे हैं उसका कैट वेक्टर और मॉड स्क्वायर. ये जो एक्सप्रेशन आपको लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ड्राइव कराया था, हिंट किया था, अगर वो रिकॉल आपको हो गया तो यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप रिलेट कर सकते हैं. मैं स्टेटमेंट एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ. द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट एट पर्टिकुलर एट टाइम t. तो मेजर करना है इस स्टेट में और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सेम स्टेट की, इस स्टेट की. बहुत ईजी वे में आपको फाइंड करना है पहले जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी, सेम स्टेट की प्रोबेबिलिटी, इट में साई 0 में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सिस्टम का, साई 0 में होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और मेजर किस में कर रहे हैं t टाइम के लिए, तो साई t का कैट वेक्टर, ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे और मॉड स्क्वायर करेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए. ये स्टेप सभी को कंफर्म हो गया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी t टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो मेजरिंग स्टेट का कैट वेक्टर जिसमें मेजरमेंट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन विच स्टेट, वो सेम स्टेट में t इक्वल टू 0 के लिए मुझे उसका ब्रैकेट वेक्टर, इसका ब्रैकेट फाइंड किया और मॉड स्क्वायर. तो ये पहले ब्रैकेट
साई 0 और साई t, ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे। साई 0 ब्रैकेट वेक्टर, इसका ब्रैकेट वेक्टर 1/√2 साई प्लस ब्रैकेट वेक्टर प्लस साई माइनस ब्रैकेट वेक्टर और साई t कैट वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस i एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस साई प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस i एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस साई माइनस 1/√2 1/√2 1/2 साई प्लस का साई प्लस के साथ ब्रैकेट 1, साई माइनस का साई माइनस के साथ ब्रैकेट 1 और रिमेनिंग ब्रैकेट 0 एक्सपोनेंशियल माइनस i एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस प्लस एक्सपोनेंशियल i एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस और ये टर्म को एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा cos एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस। प्रोबेबिलिटी इसका मॉड स्क्वायर, cos रियल टर्म है, मॉड स्क्वायर करेंगे सिंपल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर एप्सिलॉन t बाई h क्रॉस। अब जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है वो टाइम प्रॉब्लम में दिया है, उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। टाइम h बाई 6 एप्सिलॉन cos स्क्वायर एप्सिलॉन h बाई 6 एप्सिलॉन और h क्रॉस डिवाइड में है जिसको आप h/2 नोट कर सकते हैं। cos स्क्वायर एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया, h कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 1/2 स्क्वायर किया 1/4 दैट इज 0.25। किसी को कोई डाउट हो किसी स्टेप पे तो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकता है। बाकी जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं उसको मैंने आपको ये हिंट किया कि क्यों मैंने वो फॉलो किए, उसके लिए आपको पोस्टलेट वाले स्टेप के लिए हिंट किया। अगर वो कंफर्म है तो बाकी तो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ब्राक नोटेशन के स्टेप्स हैं, वो अब तक आपके हैबिट में आ जाने चाहिए थे। पेज नंबर 19 पे प्रॉब्लम नंबर 11 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए एक बार। पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 11। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। 2500 जो लास्ट प्रॉब्लम का प्रोबेबिलिटी है उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 20 प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 20 प्रॉब्लम नंबर 3। सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में जी। अगर वो कहता कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो 10,000 टाइम कर रहा है, मतलब ये तो मल्टीप्लाई कर दिया उसने, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या रहेगी? तो उस टाइम तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी ना 0.25 ही। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर पूछा है एट टाइम h बाई 6 एप्सिलॉन तो प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, पर उस प्रोबेबिलिटी में जो 10,000 वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो चेंज रहेगी ना। इसका जैसे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। हाँ एक हम यूं नहीं कहते जैसे मैथ्स में बोलते हैं कि हमने इतनी बार उस चीज को करा, इतनी बार, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी तो जब आप ये कहेंगे कि मान के चलिए एक कॉइन को हम आपने 10 टाइम टॉस किया, ठीक है, उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, सर ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बट आउट ऑफ 10 टाइम्स व्हाट इज द नंबर ऑफ हेड अप, तो आपको 10 में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर, ठीक है, तो आउट ऑफ 10,000 टाइम्स कितनी बार सिस्टम सेम स्टेट में आया, वो इस प्रॉब्लम में पूछा है। ओके सर। अच्छा, आप लोग जो मैंने प्रॉब्लम नंबर नोट किया है पेज नंबर 20 पे प्रॉब्लम नंबर 3 तक आप लोग स्टार्ट किए होंगे प्रॉब्लम करना। तो कितने कैंडिडेट जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें रिजल्ट 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो कितने कैंडिडेट ने जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसकी आइगन वैल्यू फाइंड किया? कोई है जिन्होंने आइगन वैल्यू फाइंड किया?
नहीं सर 500 क्या वैल्यू आई वो नहीं पूछा मैं, ये बताइए आप लोगों ने स्टेप ये स्किप तो नहीं कर दिया कि आइगन वैल्यू कैलकुलेट ही ना किया हो? नो सर। कैलकुलेट कर रहे हैं? यस सर। अच्छा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्किप कर दिया हो, होंगे जरूर कुछ, कोई है? देखो मैं इसलिए हिंट करता हूँ कि जो आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन में आप कैसे उसको करेक्ट अप्रोच से सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, फिर आपको ये हिंट हो जाएगा कि कब आपको आइगन वैल्यू ट्राई करनी है, कब आपको आइगन वैल्यू वाले स्टेप को स्किप करना है। The state ket of psi of a quantum mechanical system in certain basis is represented by the column vector. Ket of psi is equal to 1 by root 2, 0, 1 by root 2. The operator A corresponding to a dynamical variable A is given in the same basis by the metric. If now a measurement of the variable A is made on the system in the state ket of psi, the probability that the result will be +1 is, जो ऐसा स्टेटमेंट था वो मैंने रीड कर दिया। अब इस स्टेटमेंट में जो लास्ट, इस प्रॉब्लम में जो लास्ट स्टेटमेंट है मैं उसको माइनर चेंज कर रहा हूँ, एक बार वर्ड पे अलर्ट रहेंगे। If now a measurement of the variable A is made on the system in state ket of psi, the probability that the non degenerate result, जो रिजल्ट वर्ड था मैंने वहां पे मेंशन कर दिया आपकी बार, नॉन डिजेनरेट रिजल्ट विल बी +1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिजेनरेट रिजल्ट +1 विल बी। तो अगर नॉन डिजेनरेट बता दिया वहां पे कि +1 नॉन डिजेनरेट वैल्यू है, क्या आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नो सर। क्योंकि आपको ये कंफर्म है कि +1 वन टाइम मिलेगा और उस प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए +1 का आइगन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। बट आपको अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से ये कंफर्म नहीं हुआ कि +1 वन टाइम ही मिलेगा, तो इसलिए आपको आइगन वैल्यू कंफर्म करना पड़ेगा कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। वन जो वैल्यू है वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये कंफर्म करने के लिए आपको आइगन वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने दोनों स्टेटमेंट बताए, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ कंफर्म हो कि आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट, फिर भी आप आइगन वैल्यू ट्राई करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वन कितनी बार मिलेगा। जब नॉन डिजेनरेट वर्ड होगा तो आपको कंफर्म रहेगा कि वो वैल्यू वन टाइम मिलेगा, तो आइगन वैल्यू वाला पार्ट स्किप करके आइगन फंक्शन पे ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग आइगन वैल्यू फाइंड किए होंगे? क्या वैल्यूज आई? +1 and 2 + or - √3, 2 + -2, 1 ± 2 + or - √3, √3। एक तो 1 है, 2 ± √3। जब आपको ये फाइंड हो जाएंगे तो आपको अब यहाँ कंफर्म हुआ कि 1 वन टाइम है, इट मींस 1 नॉन डिजेनरेट वैल्यू है। जब नॉन डिजेनरेट वैल्यू है तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। मैंने 1 के लिए आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू +1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है उसको मैंने 5 एज्यूम कर लिया। इन बाकी के लिए 5 2 5 3 नोटेशंस ले लिए। 3 आइगन वैल्यूज हैं तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस मैंने नोटेशंस ले लिए। बाकी आपको 5 2 5 3 ये नहीं बताया कि 2 + √3 के लिए क्या है और 2 - √3 के लिए क्या है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ 1 के लिए, उसके लिए मैंने नोटेशन 5 1 बता दिया। अब यहाँ पे इस 5 1 का फॉर्म फाइंड करेंगे बाय यूजिंग आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर ए। आइगन फंक्शन आपको फाइंड करना बताया हुआ है, एक बार सभी ये स्टेप्स ट्राई करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंटली करेक्टली कैलकुलेट करना आ जाए आइगन फंक्शन नॉर्मलाइज फॉर्म। अगर आप लोग ट्राई कर लिए ये स्टेप आइगन फंक्शन के लिए तो मैं डिस्कस करता हूँ इसको। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा लेफ्ट साइड में, राइट के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया तो ये रिलेशन बना। तो यहाँ से श्योरली आपको पता चल गया b + c 0, इट मीन्स b = -c। अब अगर आपको a के लिए आइडिया मिल जाए तो आपको नॉर्मलाइज फॉर्म कंफर्म रहेगा। अब अगर आप ये सेकंड या थर्ड रो आप मल्टीप्लाई करें तो सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a + 2b + c = 2b, सॉरी b। अब यहाँ से आपको रिलेशन बना a + b + c = 0 और b + c आपको फर्स्ट से कंफर्म हो गया, तो यहाँ से श्योरली a वैल्यू 0 है। और जैसे ही आपको ये कंफर्म हुआ तो नॉर्मलाइज फॉर्म 5 1 के लिए आपको पता चल गया, दैट इज 1 by √2। ये आपको नोट किया, नॉर्मेशन कांस्टेंट भी आपको भी कंफर्म होना चाहिए, b को b रखे और c को -b। अब यहाँ पे b को 1 कर दीजिए तो ये c वैल्यू -1 हो गया और इसका नॉर्मलाइज किया 1 by √2 आ जाएगा। ये नॉर्मलाइज फॉर्म पता चल गया। अब जो मेथड मैंने आपको सजेस्ट किया है उसमें 5 2 5 3 की कैलकुलेशन रिकॉर्ड नहीं है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको ये हिंट किया कि जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जिस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, गिवन स्टेट से उसका ब्रैकेट फाइंड कर लीजिए। ये कैट ऑफ साई आपको गिवन था 1 by √2 0 1 by √2 और इसके एक्सपेंशन में c1 phi 1 + c2 phi 2 3 आइगन फंक्शन में इसको एक्सपेंड करेंगे एक आइगन फंक्शन में, बट 5 2 5 3 की कैलकुलेशन रिकॉर्ड नहीं है
आपको phi 1 की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए C1 चाहिए और ये स्टेट नॉर्मलाइज है। ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किया 1/√2 0 1 -1 बड़ा वेक्टर है। कैट ऑफ साई 1/√2 कॉमन ले सकते हैं 1 0 1 and this coefficient is -1/2 और प्रोबेबिलिटी C1 mod square that is 1/4 जो डी ऑप्शन में प्रेजेंट है। जो मैंने प्रॉब्लम आपको नोट कराई है आइगन फंक्शन आपको कैलकुलेट करना बताया है उनको आप रेफरेंस लीजिए। तो यहाँ पे आपको कोई न्यू स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ा, आपको प्रोबेबिलिटी के लिए सिंगल स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 17 प्रॉब्लम नंबर 12 पेज नंबर 17 प्रॉब्लम नंबर 12 प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है कंफर्म हुआ सभी को? देखो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे हिंट कर दूं तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर कोई स्टेट कैट ऑफ साई ये हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है और इस स्टेट का आप टाइम करें तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच और एच के प्लेस पे आप रखेंगे ई टी बाई एच क्रॉस कैट ऑफ साई। अब इस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप मॉड स्क्वायर करेंगे और मॉड स्क्वायर करेंगे तो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। इट मींस वो टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा और टाइम से इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी तभी बनेगा जब स्टेट एनर्जी की आइगन स्टेट होगी, जो आपको मैंने अभी एक प्रॉब्लम में हिंट भी किया था। ये टर्म प्रोबेबिलिटीज टाइम से इंडिपेंडेंट आ रही हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो स्टेट्स जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो ये इंडिविजुअल स्टेट्स जो आपको बताई थी इस पार्ट पे, ये phi 1 phi 2 phi 3 की प्रोबेबिलिटी नॉट दिस साई, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये phi 1 की प्रोबेबिलिटी टाइम से इंडिपेंडेंट आने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आपने ऑपरेटर में ये h के प्लेस पे प्लेस किया था वो h की आइगन वैल्यू थी और ये स्टेट अगर आइगन स्टेट है तो श्योरली ये टर्म मॉड स्क्वायर करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी के लिए। तो टाइम से इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी उसी स्टेट में आएगा जो एनर्जी की आइगन स्टेट बनेगी। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंट किया हुआ है स्टेटमेंट को एक बार फिर से जो मैंने हिंट किया उसको रेफरेंस लेकर रीड करिए तो आपको आइडिया रहेगा क्या पार्ट फाइंड करना है। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए टू लेवल क्वांटम सिस्टम h is equal to h cross omega by 2 1 1 1 minus 1. A possible initial state in which the probability of the system being in that quantum state does not change with time. Initial state को अगर आप psi 0 ले रहे हैं तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में इस स्टेट में प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वो तभी होगा इफ दिस कैट ऑफ साई इज आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन, जो भी आपको सजेस्ट किया। तो इनडायरेक्टली आपको प्रॉब्लम में वो स्टेट फाइंड करना है जो हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है। इट मींस इस मैट्रिक्स की आइगन फंक्शन आपको फाइंड करना है। The probability of being the system in same state will be time independent of time if state is an eigen state of Hamiltonian. ये पॉइंट से आपको आइगन स्टेट फाइंड करना है। सपोज वो नोटेशन साई ले रहे हैं, h साई इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी साई आपको फाइंड करना है। तो पहले इस हैमिल्टोनियन को डायगोनलाइज करके आइगन वैल्यूज फाइंड करिए। आइगन वैल्यूज आपको मिल रही होंगी प्लस माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई √2। डायगोनलाइज करके एक बार चेक करिए। यस सर। आइगन वैल्यू में डाउट तो नहीं किसी को? अगर ये आइगन वैल्यूज हैं तो किसी भी एक आइगन वैल्यू का आइगन फंक्शन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे प्लस के लिए साई 1 है और माइनस के लिए साई 2 है।
अब से पहले साई 1 में सम एलिमेंट्स अननोन लेते थे आप ए और बी, सेम मेथड रहेगा बट एक और इजी अप्रोच है, ऑप्शन फॉर्मेट पे जाइए। ऑल ऑप्शन फॉर्मेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉस और सेकंड एलिमेंट साइन, तो एक इजी अप्रोच होगा अगर आप ये फर्स्ट एलिमेंट कॉस फॉर्म में एज्यूम कर लें और सेकंड एलिमेंट साइन फॉर्म में एज्यूम कर लें तो ओनली आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा? नहीं तो लास्ट में ए और बी की वैल्यू फाइंड करके देखना पड़ेगा कि वो कॉस की किस वैल्यू से मैच करता है और साइन की किस वैल्यू से मैच करता है, बट यहाँ पे आपको ओनली थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ये कंफर्म हुआ सभी को? आपको अभी भी सिमिलर अप्रोच फॉलो करना है जैसे आप आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए यूज किए थे लास्ट सम प्रॉब्लम्स में, बट एक इजी अप्रोच मैंने आपको ऑप्शन फॉर्मेट से बता दिया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑल ऑप्शन में कॉस फॉर्म में है, सेकंड एलिमेंट साइन फॉर्म में है, तो एक इजी अप्रोच होगा कि आप पहले ही एलिमेंट्स को कॉस और साइन में एज्यूम कर लें और थीटा की वैल्यू के लिए इसे फॉलो कर लें। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स h क्रॉस ओमेगा बाई 2 1 1 1 माइनस 1, आइगन फंक्शन फॉर्म cos थीटा एंड sin थीटा, राइट साइड h क्रॉस ओमेगा बाई रूट 2 cos थीटा एंड sin थीटा, h क्रॉस ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ये रूट 2 से ये 2 रूट 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया cos थीटा प्लस sin थीटा, सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट साइड cos थीटा एंड sin थीटा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लीजिए। मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। चाहे आप इससे स्टेप फॉलो कर दीजिए आगे, चाहे इससे स्टेप फॉलो कर दीजिए। अब अलग से स्टेप आपको फॉलो करना है कि यहाँ पे cos थीटा टर्म है तो ये रिलेशन भी cos, लेफ्ट साइड में जो रिलेशन है वो भी cos फॉर्म में बनना चाहिए। cos फॉर्म में बनाने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको cos π/4 cos थीटा sin π/4 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब लेफ्ट साइड में इस रिलेशन को आप नोट कर सकते हैं cos π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बोथ साइड से cos रिलेशन तभी मैच करेगा जब एंगल्स मैच कर रहे हैं, तो π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन 2 थीटा इज इक्वल टू π/4 और थीटा इक्वल्स टू π/8। मैंने आपको इस रिलेशन से थीटा बता दिया, आप इस रिलेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको आइगन फंक्शन फॉर्म यहाँ पे थीटा कंफर्म होते ही आपको आइडिया मिल गया कि cos π/8 और sin π/8, ये ऑप्शन में फाइंड करिए, सेकंड ऑप्शन मैच करिए। तो अभी भी सेम अप्रोच है, ओनली अगर आप ये ए बी नोटेशंस लेते तो ए बी की वैल्यू फाइंड होती, लास्ट में आपको अगर cos π/8 और sin π/8 की वैल्यू नोन होता तब आप उनसे cos और sin फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली एंगल π/8 पता चल गया। तो ऑप्शन फॉर्मेट से आपको ये हिंट मिल गया कि अगर हम ये एज्यूम कर लें तो प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो जाए, नहीं तो आपको cos π/8 और sin π/8 की वैल्यू मेमोराइज होनी चाहिए थी, तभी आप उसको लास्ट में cos और sin में रिलेट कर पाते। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 8। आपको किसी भी ऑपरेटर फॉर्म का मैट्रिक्स नोट करना बताया है। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे है, अगर ये मैट्रिक्स आपको ऑपरेटर दिया है उसका अगर मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म बना लेते हैं तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इसके एक नोटेशन से हो सकता है सम स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट क्रिएट हो। यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट किया वो 0 से स्टार्ट किया, तो मैं इसमें थोड़ा आपको सजेस्ट कर दूं जिससे आगे कोई आपको डिफिकल्टी फेस ना हो। ये आपको ऑपरेटर के लिए फॉर्म दिया हुआ है। अब से पहले आपको मैंने ऑपरेटर को इस फॉर्म में नोट करके डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट करना बताया था। अभी मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं लीस्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 2 डायमेंशन में 1 से 2 तक नंबरिंग जाएगा, तो अगर ये फॉर्म लाइक दिस होता 1 1 माइनस 2 2, ओनली नोटेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी पार्ट सेम है। ये इसको और भी चेक कर लें, इसको मैंने 5 1 कर दिया और इसको 5 1, ये पार्ट 5 2, ये पार्ट 5 2, 5 1 5 2 माइनस 5 2 5 1, ये 5 2 गेट करते हैं और ब्रैकेट ऑफ 5 1। तो इसका आप मैट्रिक्स फॉर्म अब से पहले फाइंड किया है।
1 1 यहाँ पे 1 है, 1 2 1 2 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आई है, 2 1 माइनस आई और 2 2 माइनस 1। ये मैट्रिक्स फॉर्म सभी को कंफर्म हो गया। यस अब यहाँ पे जो नंबरिंग है 1 से स्टार्ट किया तो आपको 1 1 लीस्ट नंबर फर्स्ट रो के लिए असाइन करना था, फर्स्ट कॉलम के लिए असाइन करना है, और फिर आप यूनिटी से नंबर नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो और लास्ट कॉलम लास्ट रो तक आप असाइन कर देते हैं। बट यहाँ पे जो लीस्ट नंबर है वो 0 है और नेक्स्ट नंबर 1 है, तो जो फर्स्ट रो होगा उसको आप लीस्ट नंबर असाइन करेंगे 0 0 और जो नेक्स्ट रो होगा उसके लिए नेक्स्ट नंबर असाइन करेंगे 1। तो ओनली ये जो वैल्यू है इससे जो मैं पहले आपको हिंट करा था कि 1 1 का कोफिशिएंट 1 2 का कोफिशिएंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको पता चल रहे थे। जैसे इस लीस्ट नंबर 0 से स्टार्ट होने से आपको यूनिटी से नंबर को डिक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो 1 1 मैट्रिक्स था H11, तो अब की बार यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए जो नंबर बनेगा वो 0 0 है, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के लिए H0 है, 1 0 1 1। अगर ये आपको रिलेट होगा इस पार्ट से, तो यहाँ लीस्ट नंबर 1 था तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2 ये एलिमेंट्स बने। यहाँ पे लीस्ट नंबर 0 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट में 0 0, फिर उसी से यूनिटी को चेंज करते चले जाएगी H0 1 1 0 1 1। तो आप एनालॉजी कर सकते हैं, करेक्ट एनालॉजी कर सकते हैं। तो 1 I माइनस आई और माइनस। तो आगे चाहे जिस नंबर से स्टार्ट करें वो लीस्ट नंबर को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर आप यूनिटी से नंबर को चेंज करते चले जाएंगे। अब इसको आप डायगोनलाइज कर सकते हैं। 1 माइनस लैम्डा आई माइनस 1 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट शुड बी 0। 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस, और ये टर्म माइनस आई स्क्वायर दैट इज प्लस 1। दिस टर्म 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 दिस, देन लैम्डा मस्ट बी प्लस माइनस रूट 2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो कैसे आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है वो आपको यहाँ पे कंफर्म है। कैसे आप मैट्रिक्स फॉर्म से आप इजीली आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो एक पॉइंट और मैं सजेस्ट कर दूं, अब तक जितने भी आइगन फंक्शंस आप लोगों ने फाइंड किए हैं लास्ट सम प्रॉब्लम्स में, जैसे आपको ये ऑपरेटर दिया है, आप phi 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू दिया था, ऐसे ही आपको किसी अनदर आइगन फंक्शन के लिए आइगन वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया था या आपने फाइंड किया, तो आप ये phi 1 phi 2 के मैट्रिसेस फाइंड कर रहे थे। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सुपरपोजिशन दिया हो इन दीज आइगन फंक्शंस में, और आपको इसी ऑपरेटर के लिए ये चेक करना हो ये सुपरपोजिशन आइगन फंक्शन इस पार्ट को फाइंड करना हो या इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी सिमिलर मेथड है। ये ऑपरेटर आप इस सेट ऑफ साई को ऑपरेट करेंगे। या जी आपको एक कांसेप्ट डिस्कस किया था। अब ये आइगन फंक्शन कब बनेगा? जब ये फिर से सेम फॉर्म में आ जाए और कोई आइगन वैल्यू बने। हमें आइगन फंक्शन फाइंड करना है तो आइगन फंक्शन की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जिस फॉर्म पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वो फॉर्म सेम आ जाना चाहिए, सम कांस्टेंट वैल्यू मिले और ये फॉर्म सेम आ जाना चाहिए। अब तक आप इन phi 1 phi 2 के मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड कर रहे थे, सम टाइम आपको ये सुपरपोजिशन ये C1 C2 कैलकुलेट करा लेता है या इस साई का फॉर्म पूछ लेता है, तो इसके लिए भी सेम मेथड है। अब आप चेक करें ये पार्ट को, ये स्टेप को मैंने लाइक दिस नोट कर दिया, एक स्टेप बिफोर a C1 प्लस C2। अब आपको इस स्टेप पे एनालॉजी करिए। अगर यहाँ आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ये कैट ऑफ साई और ये सुपरपोजिशन इस ऑपरेटर का आइगन स्टेट बनेगा। बट इसके आइगन स्टेट होने की कंडीशन क्या है कि अगर आप ऑपरेटर को इस तरह से C1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं और इस C2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लैम्डा C1 और लैम्डा C2 बनना चाहिए। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स फॉर्म एज्यूम कर लें इन कोफिशिएंट से, तो आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर ऑन दिस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू बनेगा और ये कोफिशिएंट सेम रहे। वो आपको यहाँ से कंफर्म हो रहा है a C1 लैम्डा C1 से मैच करे और a C2 लैम्डा C2 से मैच करे। तो ये एक इक्वेशन आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इन पॉइंट्स को हिंट करके। तो एक तरह से आप कंपेयर करें, सिमिलर अप्रोच है जो आप ये फॉर्म फाइंड करने के लिए यूज कर रहे थे, कोई न्यू मेथड नहीं बनेगा, सेम मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट चेंज क्या होगा यहाँ पे, जो आप phi 1 phi 2 में एलिमेंट्स ए बी ले रहे थे उनको आपने फाइंड किया, आपने मैट्रिक्स में प्लेस कर दिया। बट अब की बार जो एलिमेंट्स होंगे वो ये सुपरपोजिंग कोफिशिएंट्स जिनको आप लास्ट में सुपरपोजिशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? क्यों ये मेथड आपको यहाँ पे मैंने हिंट किया, ये सभी को कंफर्म हो गया? अगर ये कंफर्म है तो आगे अप्लाई सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं पहले आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। अब से पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे थे आप ये phi 1 phi 2 के मैट्रिक्स फॉर्म के लिए यूज कर रहे थे, ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस के लिए यूज कर रहे थे। सम टाइम आपको
ये सुपरपोजिशन की फॉर्म फाइंड करना होगा, आइदर इन मैट्रिक्स फॉर्म और आइदर इन एसएच फॉर्म। तो ये आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये कोफिशिएंट C1 C2 कैलकुलेट हो जाए। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ऑपरेटर ए के लिए इस कैट ऑफ साई को आइगन स्टेट एज्यूम किया। और ये आइगन स्टेट कब हो सकता है? जब ये ऑपरेटर इस कैट ऑफ साई पे ऑपरेट हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिले और ये फॉर्म फिर से सेम हो जाए। ये आपको मोर टाइम ये हिंट हो गया है, आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ये आइगन स्टेट बनेगा कैट ऑफ साई ऑपरेटर ए का। अब इसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया, तो इसमें आपको ये टर्म्स बने, दीज टू टर्म्स इंटरमीडिएट में। अब इस टर्म को अगर आप एनालॉजी करें तो एक तरह से आपका इस ऑपरेटर का सुपरपोजिशन पे एक्शन क्या है आइगन फंक्शन होने के लिए, कि ऑपरेटर को अगर हम C1 पे इसको ऑपरेट कर दें, यहाँ से चेक करिए, इसको C1 पे ऑपरेट कर देते तो ये लैम्डा C1 बनता है, और इसको C2 पे ऑपरेट कर देते तो लैम्डा C2 बनता है। तो अभी भी मेथड सेम रहेगा जैसे आपने phi1 phi2 कैलकुलेशन के लिए अप्लाई किया था, phi1 phi2 के मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करने के लिए अप्लाई किया था। तो सेम मेथड से आप ये सुपरपोजिशन का फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। किस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होगा मैं आपको प्रॉब्लम नंबर इन करता हूँ, तो आपको दैट टाइम पे वो स्टेप कंफर्म रहेगा कि हम ये सब क्यों फॉलो कर रहे हैं। पेज नंबर 18 प्रॉब्लम नंबर 4, आगे भी कहीं रिक्वायर्ड हो सकता है। पेज नंबर 18 प्रॉब्लम नंबर 4, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए फिर कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ पे H का एक ऐसा आइगन स्टेट फाइंड करना है या मोर देन वन आइगन स्टेट फाइंड करना है, और ऑप्शन पे अगर जाएं तो वो आपको कैट ऑफ 1 और कैट ऑफ 2 के सुपरपोजिशंस में, ऑप्शन पे चले जाइए, कैट ऑफ 1 और कैट ऑफ 2 के सुपरपोजिशंस में। तो अब ये स्टेट हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट कब होगा, जो भी आपको यहाँ पे बताया कि आप ये मेथड अप्लाई करें। तो यहाँ पे पहले हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म में दिया है, दैट इज A cat of 1 multiplied by bravector of 1 minus cat of 2 bravector of 2 plus cat of 1 bravector of 2 plus cat of 2 bravector of 1। ये आपको ऑपरेटर फॉर्म दिया है और इसका आप मैट्रिक्स इक्विवेलेंट बनाएंगे तो 1 1। अब चाहे तो ये एलिमेंट्स इनसाइड में इंक्लूड कर सकते थे। 1 1 का कोफिशिएंट A है, 1 2 के लिए भी A है, 2 1 के लिए भी A और 2 2 के लिए माइनस A। चाहे आप ये एक कॉमन ले लीजिए तो ये फॉर्म आपको मैट्रिक्स के लिए बनेगा। इसको डायगोनलाइज करेंगे तो आइगन वैल्यूज बनेंगी प्लस माइनस रूट 2 A। आइगन वैल्यूज में तो डाउट नहीं किसी को? नो सर। अब आइगन फंक्शन के लिए चेक करते हैं। स्टेटमेंट में वर्ड है द एनर्जी आइगन स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जर एंड स्मॉलर आइगन वैल्यू। तो पहले लार्जर आइगन वैल्यू के लिए चेक करते हैं। लार्जर आइगन वैल्यू बनेगा यहाँ पे प्लस रूट 2A, जिसको मैंने यहाँ पे लार्जर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 ले लिया, that is plus root 2 and corresponding eigen function नोटेशन ले लिया psi 1 और स्मॉलर आइगन वैल्यू लैम्डा 2 दैट इज माइनस रूट 2 है और corresponding आइगन फंक्शन नोटेशन psi 2। तो अब यहाँ पे h psi 1 लैम्डा 1 psi 1 बनेगा और psi 1 के लिए हम ये फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक इजी अप्रोच आपको पता चल गया कि इस हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स को अगर आप एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं जिसके एलिमेंट इस सुपरपोजिशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कोफिशिएंट सेकंड एलिमेंट, ये मोर देन 2 के लिए भी करेक्ट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 से लेकर लास्ट तक इस एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट बन जाएंगे। और राइट साइड में लैम्डा 1 दैट इज प्लस रूट 2A C1 C2, ये आइगन फंक्शन की कंडीशन से आपको बोथ साइड से A कैंसिल आउट हो गया, कोफिशिएंट C1 प्लस C2 ये मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और राइट साइड में है रूट 2 C1। सेकंड एलिमेंट सेकंड रो मल्टीप्लाई किया C1 माइनस C2 रूट 2 C2। अब यहाँ से ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में कैट ऑफ 1 सिर्फ एक ऑप्शन डी के सेकंड टर्म को छोड़ दें, हम अभी फर्स्ट को चेक करें क्योंकि ईच ऑप्शन में 2 रिजल्ट है और फर्स्ट रिजल्ट लार्जर आइगन वैल्यू के आइगन फंक्शन के लिए है। तो फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट टर्म में ऑल ऑप्शन के फर्स्ट टर्म में कैट ऑफ 1 का कोफिशिएंट 1 लिया हुआ है, इट मीन C1 को 1 लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट ये पार्ट पे जाएं तो C2 कैन बी रिटन एज रूट 2 माइनस 1 C1। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C1 को 1 ले लिया, देन C2 इज रूट 2 माइनस 1 C2 होगा सर फर्स्ट वाला, ये टर्म C2। तो ये आपको रिजल्ट बन गए। अब लार्जर आइगन वैल्यू का आइगन फंक्शन लैम्डा 1 जो लार्जर आइगन वैल्यू ले रहे थे दैट इज रूट 2A, तो आपको psi 1 पता चल गया। अब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं C1 C2 की वैल्यूज, एंड C1 वैल्यू 1 और C2 वैल्यू रूट 2 माइनस 1 कैट ऑफ 2। ये आपको लार्जर आइगन वैल्यू के लिए कंफर्म है।
अब अगर आप इसी प्रॉब्लम में फिर से इस स्टेप के बाद स्मॉलर आइगन वैल्यू के लिए रिपीट कर दें, फॉर स्मॉलर आइगन वैल्यू लैम्डा 2 ले रहे हैं, दैट इज -√2a, और आइगन फंक्शन नोटेशन ले रहे हैं साई 2, जो इसमें फिर से आप जो कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, सपोज साई 2 के लिए आपने सुपरपोजिशन, ये जो साई था, साई 1 आपने यहाँ पे एज्यूम किया, C1 कैट ऑफ 1 और C2 कैट ऑफ 2, यहाँ पे C1 C2 की वैल्यूज फाइंड कर ली। सम स्टूडेंट्स को सेम नोटेशन से डाउट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स के नोटेशन चेंज कर दिए स्मॉलर के। फिर से आप ऑपरेट करेंगे हैमिल्टोनियन साई 2 पे, तो ये -√2a साई 2 होना चाहिए, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे A11 1 -1 C1 डैश C2 डैश इज इक्वल टू -√2a C1 डैश C2 डैश। ये कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया तो C1 डैश प्लस C2 डैश इज इक्वल टू -√2, सेकंड रो मल्टीप्लाई किया C1 डैश माइनस C2 डैश इज इक्वल टू √2, ये C1 डैश और ये C2 डैश। फिर से C2 डैश के लिए रिजल्ट आप फाइंड करें इस पार्ट से, C2 डैश इज -√2 प्लस 1 C1 डैश। अब यहाँ पे C1 डैश को अगर आप 1 कर दें तो C2 डैश आपको पता चल गया, दैट इज -√2 प्लस 1। तो साई 1 आपको पहले पता है, साई 2 के लिए आप यहाँ पे कैट ऑफ 1 -√2 प्लस 1 कैट ऑफ 2, ये आपको कंफर्म है। फर्स्ट रिजल्ट लार्जर के लिए और सेकंड रिजल्ट स्मॉलर के लिए आप ऑप्शन को कंपेयर करें, तो कैट ऑफ 1 प्लस √2 माइनस 1 कैट ऑफ 2 और कैट ऑफ 1 -√2 प्लस 1 कैट ऑफ 2, ये सेकंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, अगर आप इस रिलेशन को यूज करें तो C1 वैल्यू √2 प्लस 1 C2 बनता है, ये तब आपको यूज करना होता है जब C2 को 1 किया होता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन पे जो फॉर्म दिया हुआ है उसको फाइंड करने के लिए इन रिलेशंस में आपको सिंप्लीफिकेशन किया है कि किस पार्ट से रिजल्ट करेक्टली मैच आएगा। तो कैसे आप सुपरपोजिशन पार्ट में आइगन फंक्शन फॉर्म फाइंड करेंगे वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि आप कैसे उनको मैच करा सकते हैं, कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, जहां जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी आगे भी आप उनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 5, सेम पेज पे प्रॉब्लम नंबर 5, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। Consider a three-state system with energies E, E and E minus 3G, where G is a constant and respective eigenstates psi I. 1 by root 2, 1 minus 1, 0. Psi 2, 1 by root 6, 1, 1 minus 2. Psi 3, 1 by root 3, 1, 1, 1. If the system is initially at t is equal to 0 in state 1, 0, 0, what is the probability that at a later time t, system will be in a state psi r 0, 0, 1? तो यहाँ पे आपको psi I स्टेट 1, 0, 0 दिया है और एनर्जी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस दिए हैं। साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E है, साई 2 के लिए एनर्जी E है और साई 3 के लिए एनर्जी E minus 3 है। अब इनिशियल स्टेट का टाइम एवोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको t इज इक्वल टू 0 पे स्टेट दिया है साई I इनिशियल स्टेट, और इसका मैट्रिक्स फॉर्म दिया है 1, 0, 0। अब इसके टाइम एवोल्यूशन के लिए आप इस स्टेट को एनर्जी आइगन फंक्शन में एक्सपेंड करें, ये आपको स्टार्टिंग से हिंट किया हुआ है। टाइम एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है कि आप गिवन स्टेट को, जिसका आपको टाइम एवोल्यूशन फाइंड करना है, उसको एनर्जी के आइगन फंक्शन में एक्सपेंड करें, और क्वेश्चन में आइगन फंक्शन नोटेशन साई 1, साई 2, साई 3, और इसके एक्सपेंशन के लिए करेक्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए आपको ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी, जो आप फाइंड कर सकते हैं साई 1, साई I से। साई 1 आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया, दैट इज 1 by root 2, 1 minus 1 and 0। कैट वेक्टर फॉर्म दिया था, यहाँ पे वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, और साई I आपको 1, 0, 0 कैट वेक्टर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट कंप्यूट करेगा, क्योंकि कैट वेक्टर में रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होने से यहाँ पे टर्म कुछ भी हो, ये 0 को कंप्यूट करेंगे। तो 1 by root 2 C2, that is psi 2 psi I, and psi 2 आपको डिफाइंड है 1 by root 6, 1, 1 minus 2, 1, 0, 0। फिर से these matrices में फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट कर लीजिए 1 by root 6, C3 ब्रैकेट ऑफ psi 3 with psi I, 1 by square root 3, ऑल एलिमेंट्स 1 है, 1, 0, 0, 1 by square root 3। अब आपको ये साई I स्टेट का नॉन सुपरपोजिशन फॉर्म फाइंड हो गया, 1 by root 2 साई 1, 1 by root 6 साई 2,
एंड 1/√3 psi 3। अब यहाँ पे टाइम रिलेशन के लिए आप टाइम रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस psi 1, 1/√6 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस psi 2 और 1/√3 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई माइनस 3g टी बाई एच क्रॉस psi 3। अब ये टी टाइम पे ये स्टेट है, इसमें आप मेजर करेंगे और इस स्टेट में मेजरमेंट कर रहे हैं और जिस स्टेट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसके साथ ब्रैकेट फाइंड करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट ए लेटर टाइम टी सिस्टम विल बी इन ए स्टेट psi f। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट सजेस्ट किया था कि आपको अगर प्रोबेबिलिटी कब टाइम पे इंडिपेंडेंट आएगा, अगर आपको टी टाइम पे मेजर कर रहे होते और इनमें से किसी एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालना होता तो प्रोबेबिलिटी टाइम पे इंडिपेंडेंट होता। बट आपको रीजन क्या है कि उसके इंडिपेंडेंट होने का, क्योंकि जिस स्टेट में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम में सेट दिया हुआ है psi f जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे इन सब के साथ ब्रैकेट एक से ज्यादा स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट जीरो बन जाए। हो सकता है कि एक से ज्यादा यहाँ पे नॉन जीरो बने, और जब नॉन जीरो बनेंगे तब मॉड स्क्वायर जो करेंगे दीस पार्ट के कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर के लिए, तब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंडेंट आ सकती है। और अगर ओनली एक ही ब्रैकेट नॉन जीरो आता तब प्रोबेबिलिटी फिर से टाइम से इंडिपेंडेंट बन जाती। बट आपको psi f जो स्टेट दिया है वो इन psi 1 psi 2 psi 3 से किसी से मैच नहीं करता, और जब मैच नहीं करता तो आप बिना कैलकुलेट किए आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि psi 1 के साथ psi 2 के साथ psi 3 के साथ psi f के ब्रैकेट्स किसके साथ जीरो बनेंगे किसके साथ नॉन जीरो, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको ब्रैकेट चाहिए। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी टाइम पे psi f स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है, जिस स्टेट में मेजर करना है उसके ब्रैकेट का मॉड स्क्वायर फाइंड करना होता है। तो पहले आपको फाइंड करना होगा psi f psi t। तो psi f psi t फाइंड करने के लिए आपको psi t पता है, तो 1/√2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस psi f psi 1 ब्रैकेट 1/√6 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस psi f psi 2 ब्रैकेट 1/√3 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई माइनस 3g टी बाई एच क्रॉस psi f psi 3 ब्रैकेट। आपको these 3 ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो पहले जनरली एक ही टर्म कंप्यूट करता था, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेट दिया है उसके फॉर्म से आपको बिना कैलकुलेट किए कंफर्म नहीं है। और psi f 0 0 1 दिया है और psi 1 वैल्यू 1/√2 1 -1 0, ये वैल्यू 0 दिया है। psi f psi 2 1/√6 सॉरी 0 0 1 1/√6 1 1 -2, ओनली लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट कंप्यूट करेगा, दैट इज -2/√6। psi f psi 3 0 0 1 और psi 3 इज 1/√3 ऑल एलिमेंट्स 1, दैट इज 1/√3। ये 3 ब्रैकेट्स फाइंड हो गए। तो psi f psi t का ब्रैकेट जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा था, अगर यहाँ पे 2 0 हो जाते तो प्रॉब्लम इजी हो जाता, बट ये 2 नॉन जीरो है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी में टाइम डिपेंडेंसी का टर्म इंक्लूड हो सकता है। यहाँ पे प्लेस करिए, ये 1/√6 और ये -2/√6 -2/6 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस 1/3 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल आई 3g टी बाई एच क्रॉस। अब यहाँ से -1/3 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस मैंने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म माइनस एक्सपोनेंशियल आई 3g टी बाई एच क्रॉस। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये ब्रैकेट psi f psi t मॉड स्क्वायर करना है। मॉड स्क्वायर के लिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। ये टर्म का मॉड स्क्वायर, ये टर्म का मॉड स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, ये टर्म का मॉड स्क्वायर 1/9, ओनली ये टर्म का मॉड स्क्वायर करना है। ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया 1, सेकंड को सेकंड में मल्टीप्लाई किया +1, अब ये फर्स्ट और ये लास्ट मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्सपोनेंशियल आई 3g टी बाई एच क्रॉस, और ये टर्म मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई 3g टी बाई एच क्रॉस, तो 1/9 एस एच 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म ऐड हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म, जिसको आप कॉस में नोट कर सकते हैं, ट्वाइस कॉस 3g टी बाई एच क्रॉस, 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा जो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को कन्वर्ट करेंगे θ/2 वाले एक्सप्रेशन में, तो 2/9 SH 1 SH, इसको आप नोट करेंगे 1 माइनस और इस माइनस से प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2, तो 3g t बाई ट्वाइस h क्रॉस, ये 1 एडजस्ट हो गया, 2 और 2 प्रोडक्ट किया तो 4 बाई 9 साइन स्क्वायर 3g t बाई ट्वाइस h क्रॉस, ये प्रोबेबिलिटी टर्म बनेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो रीजन क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड होने का, वो आपको मैंने यहाँ पे पहले ही सजेस्ट किया कि बीच ब्रैकेट्स में अगर कोई सिंगल ब्रैकेट ही नॉन जीरो आता तब प्रोबेबिलिटी टाइम से इंडिपेंडेंट बनता है, और जो जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना साई एफ वो साई 1 साई 2 साई 3 के मैच नहीं करता, और मैच नहीं करता तो आप जब तक ये ब्रैकेट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि कितने टर्म यहाँ पे नॉन जीरो बने। मोर देन 1 टर्म नॉन जीरो है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी में टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 6। A two-state quantum system has two observables A and B. It is known that the observable A has eigenstate alpha 1 and alpha 2 with eigenvalues A1 and A2 respectively. Observable A के corresponding आपको alpha 1 और alpha 2 notations के corresponding eigenvalues दी हैं. It means alpha 1 alpha 2 are eigenpairs of observable A with eigenvalues A1 and A2 respectively. ये आपको स्टेटमेंट में हिंट किया हुआ है। आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करते हैं। While B has eigenstates beta 1 and beta 2 with eigenvalues b1 and b2 respectively. तो बीटा नोटेशंस b के आइगन हैं with eigenvalues b1 and b2 respectively. And these states are related by beta 1 in terms of alpha 1 alpha 2 आपको रिलेट किया हुआ है 3/5 cat of alpha 1 minus 4/5 cat of alpha 2. And the state beta 2 can be written as 4/5 cat of alpha 1 plus 3/5 cat of alpha 2. Suppose a measurement is made of the observable A and a value A1 is obtained. अब आपको कोई स्टेट दिया था, उस स्टेट में आप मेजरमेंट तभी कर सकते हैं जब वो आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 के सुपरपोजिशन में दिया होगा। अब आप इस स्टेट में मेजर कर रहे हैं और इस स्टेट में आपको रिजल्ट दिया है A1, मेजरमेंट का रिजल्ट। ए को जब आप इस स्टेट में मेजर करेंगे तो A1 कब मिलेगा? जब स्टेट अल्फा 1 में सिस्टम होगा। तो ए के मेजरमेंट के इमीडिएटली आफ्टर आपको स्टेट पता चल गया अल्फा 1। जो मैंने हिंट किया अब तक सभी को कंफर्म हो गया। जो इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में ए के मेजरमेंट के बाद स्टेट अल्फा 1 बनेगा। अब स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ द ऑब्जर्वेबल बी इज नाउ मेजर्ड, जब रिजल्ट आपको A1 मिला उस स्टेट में आपको B मेजर करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू V1 विल बी। देखो इस स्टेट में तो आप A मेजर कर रहे थे, अब A को मेजर करने के बाद आपको रिजल्ट बना A1, तो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट ऑफ A विद वैल्यू A1 इज अल्फा 1। अब इस स्टेट में आप मेजरमेंट करेंगे B को, और B को तभी मेजरमेंट कर सकते हैं जब ये अल्फा 1 आपको बीटा 1 और बीटा 2 में बताओ। आप these two रिलेशंस को यूज करिए और यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। क्यों फाइंड करना है वो आपको मैंने अभी सजेस्ट किया है, तो 1 मिनट वेट करिए और ट्राई करिए। सर एक बार लास्ट पेज से करना प्लीज। हाँ जी, कोई स्लाइड पूछ रहा था सर? लास्ट स्लाइड ना सर एक बार। लास्ट स्लाइड ओके। जो भी आपको मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि बीटा 1 बीटा 2 के टर्म्स में आपको अल्फा 1 फाइंड करना है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप अल्फा 2 को एलिमिनेट करना है अल्फा 1 फाइंड करने के लिए, तो आप चेक करें यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है अल्फा 2 के लिए। इट मीन्स अगर आप ये कोफिशिएंट इक्वेट करके ऐड कर दें, तो कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इस बीटा 1 में आपको ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/5, और इस बीटा 2 में आपको यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लाई किया 3/5, तो ये बन गया 9/25, और यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 4/5, दैट इज 4/5 पहले से, तो ये बन गया 16/25। दोनों को ऐड किया तो 25/25 अल्फा 1 का कोफिशिएंट हो गया 1। तो आपको अल्फा 1 इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 ये स्टेट फाइंड हो गया। रीजन क्या है अल्फा 1 फाइंड करने का, क्यों अल्फा 2 नहीं फाइंड कर रहे, वो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हिंट किया हुआ है आपको। ए को जब मेजर किया तो रिजल्ट A1 बना, और A1 बनेगा इस अल्फा 1, और इस अल्फा 1 में अब B को मेजर कर रहे हैं, और B को मेजर करेंगे तो इस स्टेट में अगर सिस्टम होगा तो रिजल्ट बनेगा B1, और इस स्टेट में सिस्टम होगा तो रिजल्ट बनेगा B2। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, और B1 आपको भी मैंने बताया इस स्टेट में बनेगा, और ये अल्फा 1 नॉर्मलाइज है तो इस कोफिशिएंट के मॉड स्क्वायर से आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। रिजल्ट क्या बना, स्टेप्स क्या रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। लास्ट स्टेप दोबारा बता दीजिए। देखो सबसे पहले ऑसिलेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं, या मैंने ऑसिलेट के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स या स्टेप्स लास्ट लेक्चर में हिंट किए, आपको एक स्टेट चाहिए मेजर करने के लिए, जिसमें मेजरमेंट करना है, और किस ऑपरेटर को आप मेजर कर रहे हैं, किस ऑब्जर्वेबल को मेजर कर रहे हैं, ये स्टेट या तो SH उसके आइगन फंक्शन में एक्सपेंड किया होगा, अगर एक्सपेंशन नहीं है तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तय करिए, जब मैंने आपको ऑसिलेट डिस्कस किया तो ये स्टेट को आपको रेफरेंस में लिया था फर्स्ट से लेकर लास्ट ऑसिलेट तक, और जब थर्ड ऑसिलेट पे गए और फोर्थ ऑसिलेट पे गए तो ये फाई आई दैट टाइम पे आपको हिंट किया है, ये मेजरिंग ऑपरेटर की आइगन स्टेट्स हैं, आइगन फंक्शन हैं। तो बहुत इजी वे है, आप यहाँ पे चेक करिए, आपको जब ए को मेजर कर रहे थे तब कोई स्टेट नहीं पता था, बट आपको ये थिंक आप खुद से पता हो गया, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई एक स्टेट है आर्बिट्रेरी स्टेट जो अल्फा 1 और अल्फा 2 के सुपर पोजिशन में आप एज्यूम कर सकते हैं। अब इस स्टेट में आप ए को मेजर कर रहे हैं, और ए के मेजरमेंट के इमीडिएटली आफ्टर जो स्टेट बनेगा वो स्पेसिफाई होगा, वो डिसाइड होगा किस रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पे मेजरमेंट के बाद ए का क्या रिजल्ट बनता है। वो प्रॉब्लम में मेंशन है A1, तो A1 किस स्टेट में मिलेगा, अल्फा 1 में, तो ए के मेजरमेंट के इमीडिएटली आफ्टर आपको स्टेट पता चलेगा कि अल्फा 1 बनेगा। अब इस अल्फा 1 को आप बी मेजर करने के लिए यूज करेंगे, बट बी को तभी मेजर कर सकते हैं जब ये अल्फा 1 इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 और बीटा 2 बताओ। जिस ऑपरेटर को मेजर करते हैं, जिस स्टेट में मेजर करना है, वो स्टेट मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स में या तो एक्सपेंड प्रॉब्लम में दी हो या आप एक्सपेंड करेंगे। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं, ये स्टेप्स को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको सिमिलर स्टेप्स बताएगा। तो अल्फा 1 में आप मेजर करेंगे और मेजर कर रहे हैं बी को, तो बी को तभी मेजर कर सकते हैं जब अल्फा 1 बीटा 1 और बीटा 2 में आपको नॉट हो जाए। इसको नॉट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया, इन रिलेशंस को यूज करिए, और दीज टू रिलेशंस को यूज करके इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करना है, वो लीनियर इक्वेशंस के रिलेशंस में आप कोएफिशिएंट क्रिएट करके ऐड करते थे, डिफरेंस करते थे, वही मेथड मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया कि हमें अल्फा 2 को एलिमिनेट करना है अल्फा 1 फाइंड करने के लिए। तो बीटा 1 बीटा 2 में आप क्या कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड करें कि जो अल्फा 2 है वो एलिमिनेट हो जाए और अल्फा 1 हमारा फाइंड हो जाए। तो कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, तो अल्फा 2 एलिमिनेट हो जाएगा, और अल्फा 1 के कोएफिशिएंट जब ये मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे वो 1 हो जाएगा। अब इसमें आप बी को मेजर करेंगे तो B1 इस स्टेट में मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो इसके कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर कर क्लियर हो गया सभी को। देखो अगर अभी भी कुछ स्टेप्स पे डाउट लगता हो आप लोगों को, तो जरूर एक बार ऑसिलेट्स के स्टेप को बहुत अच्छे से जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से क्या स्टेप फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है, उसका रीजन ऑसिलेट्स के स्टेप्स में ही है। आप आगे हो स्लाइड दिखा दीजिएगा। हाँ जी, आप आगे भी पढ़ाओगे क्या? ये 6:30 लेक्चर था ना सर। हाँ, सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिएगा। हम भी कर सकते हैं। हाँ जी, कौन सी स्लाइड के लिए पूछ रहे थे? ये रिकॉर्डेड वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा सर? भाई ऑफिस से मालूम करिएगा एक बार। सर एक चीज थोड़ा जानना था। बताइए सर मतलब हम लोग जब मैट्रिक्स में जब हम लोग एक मतलब ऐसा टाइप का प्रॉब्लम करते थे, मतलब करता है ना, तो मतलब आपने जो लास्ट में जो आपने प्रॉब्लम बताया था उसमें जो मतलब स्टेट होता है वो डिफाइन कर देता है, तो उसके बाद हम लोग एक को मतलब एक का आइगन फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद मतलब जब एक आइगन स्टेट हम लोग इस एक का प्रोबेबिलिटी हम लोग जब निकाल लेते हैं तो जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इधर भी सर ऐसा हुआ, तो चेंज हो गया। तो ये जो सर जो लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ मतलब ये बहुत मेरे को इधर उधर हो गया इस वाली प्रॉब्लम में, इस वाली प्रॉब्लम, क्योंकि जेटली में भी पेज नंबर 199 में ऐसा एक प्रॉब्लम है। देखो तो ये आप थर्ड पोस्टुलेट पे चले जाइए। थर्ड पोस्टुलेट पहले आपको मेजरमेंट और आइगन वैल्यू के लिए, जब आप कोई सिंगल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो मैंने वहाँ पे आपको रेफरेंस लिया है ये स्टेट का, जो भी मैं हिंट भी कर रहा था। इस स्टेट में आप ऑपरेटर ए को मेजर करेंगे और ये फाई आई मेजरिंग ऑपरेटर की आइगन फंक्शन है विद आइगन वैल्यू ए फाई एन, विद आइगन वैल्यू इक्वेशन ए फाई एन ए एन फाई एन, ये आपको थर्ड पोस्टुलेट बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे
ए को जब आपने मेजर कर लिया इस स्टेट में, तो जो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट बनेगा उस स्टेट में कोई दूसरा ऑपरेटर आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से जब आपने ए को मेजर किया और मेजरमेंट का रिजल्ट A1 बना, तो ए के मेजरमेंट के बाद क्या स्टेट होगा? सर जब हम लोग ए को मेजर कर रहे हैं तब ए का जब मतलब A1 का जो आइगन स्टेट है अल्फा 1, तो हम लोग उसको क्या लेते हैं? हम लोग उसको लेते हैं केट अल्फा 1 इनटू केट ब्रा अल्फा 1, उसके साथ हम लोग ये नया वाला स्टेट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एक नया वाला स्टेट आता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ स्टेट आपको मेजरमेंट के टाइम पे ये एक तरह से प्रॉब्लम में स्टेट नहीं दिया, बट आप ए को तो तभी मेजर कर सकते हैं जब कोई स्टेट ए के आइगन फंक्शन में गिवन होगा। या आप एक्सपेंड करें, ये सब क्लियर हो रहा है नहीं? जब तक ये स्टेप को एक्सक्लूड करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, डाउट यहीं से हो रहा है। एकदम सर, ये स्टेट नहीं दिया प्रॉब्लम में, इसका हिंट नहीं दिया, डायरेक्ट हिंट नहीं दिया, बट आप ए को तो तभी मेजर कर पाएंगे जब कोई एक ऐसी स्टेट आपको हो जो ए के आइगन फंक्शन के सुपरपोजिशन में लिखी हो। ये मैंने किया। अब इसमें आप ए को मेजर करेंगे और ए को मेजरमेंट के बाद जब आपको रिजल्ट दिया है तो वो रिजल्ट अल्फा 1 का है। तो ए के मेजरमेंट के बाद क्योंकि नॉन डिजनेट रिजल्ट है तो आपको पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट वे में डायरेक्ट नोट करना बताया है कि ए के मेजरमेंट के बाद स्टेट होगा अल्फा 1, अब चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो। बट ये बी के मेजरमेंट के लिए कंडीशन है कि ये अल्फा 1 B1 और बीटा 1 और बीटा 2 में नॉट होनी चाहिए, तभी तो मेजर कर पाएंगे। सर मगर सर इधर सर अल्फा 1 के साथ तो सर कुछ इनटू तो होगा, वो जो C1 जो कोएफिशिएंट है वो तो सर उसके साथ मल्टीप्लाई है। आप अपने डाउट पे रिजिड मत रहिए, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उस पे भी तो जाइए। अच्छा, ये अल्फा 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बीटा 1 बीटा 2 के टर्म्स में होना चाहिए, तभी तो आप बी को मेजर कर पाएंगे। ये स्टेप क्लियर है? हां एकदम ऐसे क्लियर है। अब आप ये कह रहे थे कि इस स्टेट के साथ ये C1 होना चाहिए, कोई कोएफिशिएंट होना चाहिए, ये तो कह रहे थे। हां अब कल जो आपको मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था, ये लास्ट में या तो डिनोमिनेटर टर्म से हट जाएगा या आपको नॉर्मलाइज स्टेट चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो नॉर्मलाइज करने के लिए जब अल्फा 1 नॉर्मलाइज होगा तो C1 की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? पर तब तो सर उसके साथ C2 भी होगा, तो इसका तो इससे लेसन नहीं मैं बोल रहा हूं अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो C1 साई को नहीं कर रहा हूं मैं नॉर्मलाइज करने के लिए, आपको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसमें आप बीटा 1 और बीटा 2 के सुपरपोजिशन में स्टेट हो जिसमें बी को मेजर कर पाए। और वो स्टेट क्या है? अल्फा 1 है। अब इसके साथ C1 भी होता, ये स्टेट नॉन नॉर्मलाइज होती, तो लास्ट में आप साई यहां पे इस स्टेट से आप डिवाइड करते हैं ना, ये साई 1 डैश मान लीजिए, ये डिवाइड करते हैं नहीं करते, तो ये लास्ट में निकल हो जाता है। हां सर ओके सर ये हां सर एकदम से क्लियर हो गया। ओके थैंक यू सर। और पूछना है किसी को? हेलो हाँ जी सर, जैसे यहाँ पे कैटो बीटा 1 एंड कैटो बीटा 2 हमें दे रखा है अल्फा 1 और अल्फा 2 की सुपरपोजिशन स्टेट में। हाँ जी। तो जब हमें ऑब्जर्वेबल बी को अल्फा 1 में मेजर करना होगा तो हमने इन दोनों बीटा 1 और बीटा 2 को कंपेयर करके वो अल्फा 1 की वैल्यू मतलब अल्फा 1 को फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी, या तो आपको ये स्टेट देता तब आप कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अब आपको ये स्टेट नहीं दिया था, तो ये आपको प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए बीटा 1 बीटा 2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डिफाइन किए हुए हैं, जिससे आप अल्फा 1 को बीटा 1 बीटा 2 में निकाल लें और अल्फा 2 को फिर से बीटा 1 बीटा 2 में निकाल लें। ओके सर, मतलब इनमें से कोई एक ना एक चीज तो हमें देगा जिसको मेजर तो आपको जब तक स्टेट नोन नहीं होगी या नोन करने के लिए इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होगी तब तक आप कैसे मेजर कर पाएंगे? ओके सर। इसी प्रॉब्लम में ये भी कह सकता था कि जब आपने ए को मेजर किया तो रिजल्ट A2 है, तब आपको अल्फा 2 पे मेजर करना पड़ेगा। यस सर। तो 4 प्रॉब्लम्स बन गई इसी में कि अल्फा 1 में B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है और B2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। B2 की प्रोबेबिलिटी है 16/25 और जब A को मेजर किया और रिजल्ट बनता A2 तब B1 और B2 की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब की बार यहाँ से अल्फा 1 को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको B1 और B2 की प्रोबेबिलिटी इसमें भी फाइंड हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ। हाँ जी बोलिए। अगर पहले मेजरमेंट में हमको B1 मिला होता, पहले मेजरमेंट में आपको A के लिए रिजल्ट बनाया A1, अगर B1 के लिए हमें रिजल्ट मिलता तो फिर हम नया स्टेट फिर बीटा 1 के लिए बनाते ना। आप क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं। आप ये बताइए आप स्टेटमेंट कहाँ से चेंज कर रहे हैं, सपोज से या इफ द ऑब्जर्वेबल बी इज नाउ मेजर्ड वहां से? सर अजम्पशन से चेंज कर दो। सपोज से। यस सर। आप अगर ये कह रहे हैं कि पहले बी को मेजर कर रहे हैं तब B1 बनेगा, और बी को मेजर करने के लिए जो आपको मैंने यहाँ पे स्टेट साई लिया है तब वो अल्फा 1 अल्फा 2 में थोड़ी होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 में बीटा 1 बीटा 2 में होगा। तो ये आपको स्टेट लेना पड़ेगा बी मेजर करने के लिए। अब आगे बोलिए। हाँ सर, तो मैं यही पूछना था कि जैसे हमें जो भी मेजरमेंट चाहिए होगा एट लास्ट में उसकी तरह उसको मॉडिफाई कर लेंगे। हाँ जी, अगर जो ऑब्जर्वेबल मेजर करना है, जिस स्टेट में मेजर करना है उस स्टेट का या तो प्रॉब्लम में आपको मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में एक्सपेंशन दिया होगा या एक्सपेंशन करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, हिंट दिया होगा। बट आप मेजर तभी कर सकते हैं जब आपको मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में स्टेट का एक्सपेंशन होगा, उसके लिए हम स्टेप फॉलो करते हैं। ओके सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये स्टेट जब तक आप इस आइगन फंक्शन में एक्सपेंड नहीं कर लेंगे वो एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, या दिया होगा। अगर आप एक्सपेंशन आपको दिया भी नहीं है और एक्सपेंशन के स्टेप फॉलो भी नहीं कर रहे और आप ये चाहें कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाए, वो पॉसिबल, ठीक है ना। तो हमें उसी तरह के स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि जो गिवन स्टेट है उसको
या तो क्वेश्चन में ही मीजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में एक्सपेंड किया होगा, अगर नहीं एक्सपेंड किया और प्रोबेबिलिटी पूछा है तो हमारे लिए ये रेस्ट्रिक्शन है, कंपलसरी है ये स्टेप कि एक्सपेंशन हमें मीजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में रिक्वायर्ड होगा। ओके सर, और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, ये सर प्रॉब्लम वो पेज नंबर 17 पे प्रॉब्लम नंबर 12। 17 पे प्रॉब्लम नंबर 12 जो डिस्कस हुआ है। यस सर, हाँ जी बोलिए। अगर इसमें टाइम की इंडिपेंडेंसी का अगर हमें नहीं रेफरेंस दिया होता तो हमें नहीं पता होता कि वो जो स्टेट पूछा है वो आइगन स्टेट ही होगी। और सिर्फ पर ले रखा होता कि लेटर टाइम टी पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लेटर टाइम टी पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहले आपको कोई ना कोई इनिशियल स्टेट तो दिया होता है ना जिससे आप टाइम वेरिएशन कैलकुलेट कर पाए, तभी तो कर पाते। या तो साइट ही दिया होता या साई जीरो दिया होता, कोई तो स्टेट देगा तभी तो आप मेजरमेंट कर पाएंगे। ओके सर, समझ गया सर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, किस पेज पे? पेज नंबर 20 पे। 20 पे 3। हाँ जी बोलिए। सर आपने इसमें वो एक मतलब +1 की प्रोबेबिलिटी निकलवाई थी, तो सर उसमें अब पता तो है नहीं कि ना मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है मतलब। क्वेश्चन पर रिपीट करिए, मैं समझ नहीं पाया। सर है ना मतलब उसमें अपने केवल एक कोएफिशिएंट C1 निकाल लिया और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दी। हाँ जी, तो सर मतलब ये तो पता नहीं है ना कि मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, जैसे वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना अपन। मैंने कहाँ बता दिया नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, इसकी बात कर रहे हैं ना नहीं सर, पर जैसे हाँ सर आप हमेशा बोलते हैं ना कि जब भी आप निकालो तो पहले C1 स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ CI स्क्वायर। आप। जो स्टेट दिया वो नॉर्मलाइज नहीं है, ये स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है क्या? आप देखो मैंने बोला भी था ये नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट के मॉड स्क्वायर का सम करिए, ये बताया था। तो वन है कि नहीं है बताइए। अच्छा तो मतलब सीधा स्टेट्स ही पता लग रहा है। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। डाउट रिमूव हुआ या कोई और डाउट था? तो यही था। आपको ये तो डाउट नहीं था कि मैंने 5 2 5 3 क्यों कैलकुलेट नहीं कराया? हेलो नहीं सर, ऐसा नहीं था। ठीक है, और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ।